तो इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट लाइफ के अंदर एक हीरो होता है जो इंसानों को बचाने के लिए डीमन और मॉन्स्टरों से फाइट किया करता था। पर लेकिन वो इंसान उस हीरो की पावर्स को देख के काफी ज्यादा डरते थे और एक दिन उन्हीं लोगों ने हमारे हीरो को बिट्रे कर दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर हीरो मरते समय गॉडेस से प्रे कर रहा होता है कि अगर उसका अगला पुनर्जन्म हो तो वो उसके अंदर एक आसान और पीसफुल लाइफ जीना चाहेगा। और तभी हमारे इस एनिमे की मेन कैरेक्टर एलन की आंख खुलती है, जिसे उसका छोटा भाई जगाने के लिए आया होता है और वो कह रहा होता है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। तो फिर एलन अपने फादर से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसका भाई उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, तो आज फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर एलन अपने फादर के सामने पहुंचता है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें ड्यूकन हाउस में रहते हुए 15 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल अभी तक नहीं बढ़ा, वो बस एक पर ही अटका हुआ है। और सबसे बुरी बात, तुम्हारे पास तो कोई भी पावर नहीं है। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर गॉड ने सभी को पावर दी है, लेकिन तुम अभी भी पावरलेस हो। और तुम्हारा जैसा बेवकूफ भी ये बात अच्छे से समझ सकता है। जिस पर एलन कहता है कि हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम हमारे फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और बस यही चीज हमारी फैमिली के नेम को बर्बाद कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार से निकाल रहा हूँ। और फिर एलन को उसके परिवार से निकाल दिया जाता है, जहाँ पर वो खड़े होकर सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ड्यूक के घर में जन्म लूंगा और मेरी पास्ट लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, पर लेकिन अब मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। और यहाँ पर एलन शहर से बाहर आ जाता है और वो एक जंगल में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, तो मुझसे कोई भी नहीं डरेगा, जिससे वो अपनी इस लाइफ को पीसफुल तरीके से जी सकता है। लेकिन तभी एलन देखता है कि कुछ मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बैट्रिस नाम की लड़की के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जो अपनी प्रिंसेस को बचाने की कोशिश कर रही होती है। बैट्रिस जितनी बार भी इन मॉन्स्टरों को मारती है वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं। बैट्रिस प्रिंसेस से कह रही होती है कि आप मुझे छोड़िए और यहाँ से भागिए, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं भाग सकती है। और बस यही सब चीज एलन भी देख रहा होता है। और तभी एलन को याद आता है कि वो इस प्रिंसेस क्रिस से पहले भी कहीं मिल चुका है और वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि मैं इससे पहले पार्टी में मिल चुका हूँ, जहाँ पर सब एलन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये कह करके ये ड्यूक फैमिली के ऊपर बहुत ही बड़ा कलंक है, जैसे कोई भी मैजिक नहीं आता है। और यह पर क्रिस सबको शांत रहने के लिए कह रही होती है, ये कहते हुए कि एलन भी मैजिक कर सकता है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर एलन डिसाइड करता है कि वो प्रिंसेस क्रिस की मदद करेगा। और तभी एक मॉन्स्टर बैट्रिस के ऊपर हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाती है और ये चीज देख के क्रिस का डर जाती है। और यहाँ पर एलन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके प्रिंसेस क्रिस के पास जाने लगता है और यहाँ पर उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर के हमले को रोक देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर एलन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इस सवाल का जवाब थोड़ा बाद में देना चाहिए और पहले मुझे इन मॉन्स्टरों को ठिकाने लगाना होगा। और फिर एलन अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन सभी मॉन्स्टरों के कोर को देख लेता है। और फिर वो अपनी 100 शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टरों को मार देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बैट्रिस से माफी मांग रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ करना कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और यहाँ पर रिस इमोशनल होते हुए कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और एलन देखता है कि जो बैट्रिस है वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, तो वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे वापस से ठीक कर देता है। और यहाँ पर ये लड़कियां ये सब चीजें कि काफी ज्यादा हैरान होती हैं कि एलन आखिर ये सब कर कैसे रहा है। एलन सोचता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में एक हीरो था और जो पावर उसके पास पहले थी वो अभी भी उसके पास है। प्रिंसेस एलन से कहती है कि शायद गॉड ने तुम्हें हीलिंग मैजिक दिया हो और इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताना चाहते हो। लेकिन एलन उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम तो एक प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कासल में रहना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर रिस उसे कहती है कि अभी कुछ समय पहले उससे एक जानकारी रिसीव हुई थी कि कंट्री को बचाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए वो बैट्रिस के साथ कोलर विलेज जा रही है, क्योंकि उसे जानकारी वहीं से मिली थी। और फिर ये लड़कियां एलन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर एलन कहता है कि शायद हमें बात कैरेज में बैठकर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जिस पर वो लड़कियां बोलती हैं कि उनका कैरेज अब खराब हो चुका है, इसलिए वो अब नहीं चल सकता है। एलन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और हम देखते हैं कि एलन उस कैच को अपनी पावर से ठीक भी कर देता है। और ये चीज देख के लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और फिर ये लोग उस कैच में बैठ के उस गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर रिस एलन से पूछ रही होती है कि तुम्हें वेस्टलाइफ फैमिली से आखिर क्यों निकाल दिया गया। जिस पर एलन बताता है
कि उसके फादर को ऐसा लगता था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और अगर वो उनकी फैमिली में रहा तो उनकी फैमिली का नाम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। पर लेकिन अगर सभी को ये पता चल जाता कि मेरे पास ऐसी पावर्स है तो सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते। जिस पर बेट्रिस कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, और तभी सीन चेंज होता है और ये सभी लोग उस विलेज में पहुंच जाते हैं। पर लेकिन इस विलेज के अंदर इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होगा, इसलिए हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर एलन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर मॉन्स्टर होते तो मुझे उनकी प्रेजेंस पहले ही महसूस हो जाती। और तभी बेट्रिस कहती है कि ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब से तुम हमारे साथ हो तब तक किसी मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। जिस पर रिस बेट्रिस से कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉन्स्टर इस विलेज में आने से डरते हो या फिर हंटर्स ने उन सही मॉन्स्टरों को पहले ही मार दिया हो। और तभी इन तीनों को बहुत सारे लोग देखते हैं जो एक ही जगह इकट्ठे हुए होते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और जब ये तीनों वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदा एक लड़की को अपने घर से बाहर निकाल रहा होता है और रिस इस लड़की को बहुत ज्यादा अच्छे से पहचानती है। रिस कहती है अकीरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर लेकिन यहाँ पर जो अकीरा होती है वो रिस से कहती है कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जिस पर रिस कहती है कि क्या तुम भूल चुकी हो, तुम ही मेरे पास आई थी और तुमने कहा था कि यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है। जिस पर कहती है कि हाँ अब मुझे याद आया, मुझे माफ करना, मैं लोगों का नाम याद नहीं रख पाती हो। और तभी बेट्रिस एलन से कहती है कि क्या तुम ब्रेवर के बारे में जानते हो। जिस पर एलन कहता है कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और फिर वो उसे बताने लगती है कि ब्रेवर एक तरह की पावर स्किल है और गॉड किसी एक ही ह्यूमन को बस ये देते हैं और ये पावर बहुत ही ज्यादा होती है और ये पावर जिस ह्यूमन के पास भी होती है वो उसे हीरो कहते हैं। और यहाँ पर इस बताती है कि अकीरा के पास भी ये पावर है और वो एक हीरो है। जिस पर बेट्रिस कहती है कि प्रिंसेस रिस के पास भी लाइटनिंग पावर है। यहाँ पर एलन सोच रहा होता है कि क्या ये लोग इस विलेज के अंदर इस हीरो को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पर अकीरा इन सबको बता रही होती है कि वो इस गांव के पास से ही गुजर रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर शायद ऐसा हो कि उस ड्रैगन ने गांव के लोगों को परेशान किया हो। एलन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा ड्रैगन के लिए, ये सब बहुत ही ज्यादा इजी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पूरे गाँव को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा गया होगा। बेट्रिस कहती है कि हाँ तुम्हारी ये बात सेंस तो बनाती है, इसलिए हमें गांव के अंदर और साथ ही गांव के बाहर कोई भी डीमन या मॉन्स्टर देखने को नहीं मिला। और फिर ये सब लोग अकीरा से पूछते हैं कि अब वो छोटा बच्चा कहाँ पर है। जिस पर अकीरा उन सबको बताती है कि वो उसे एक छोटे केव में छोड़कर आई है। अगर मैं उस लड़की को अपने साथ लाती तो मैं भी शायद मुसीबत में पड़ जाती और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उस ड्रैगन को मारना होगा। यहाँ पर एलन कहता है अकीरा से कि गाँव वालों ने तुम्हें नहीं कहा उस ड्रैगन को मारने के लिए, तो तुम उसे क्यों मार रही हो। जिस पर अकीरा बोलती है कि उस छोटे बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट को पूरा तो करना पड़ेगा ना। अकीरा की ये बात सुन के दोनों लड़कियां भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ पर दोनों लड़कियां एलन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि एलन ने उन लोगों की जान बचाई थी। और तभी जो एलन होता है वो दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जिस पर लिस कहती है कि क्या तुम्हारे साथ चलना चाहते हो, पर इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है और तुम तो अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू करने वाले थे ना। जिस पर एलन कहता है कि हाँ मैं ये सब करने वाला था, पर लेकिन जब तक मेरे दोस्त मुसीबत में है तब तक मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और इसलिए रिस भी मान जाती है और फिर ये सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर अकीरा इन सभी को अपना प्लान बता रही होती है कि वो सामने से ड्रैगन के ऊपर हमला करेगी और ये तीनों साइड से उसके ऊपर हमला करेंगे। और तभी रिस पूछती है अकीरा से क्या तुम सच में उस बच्ची के लिए ड्रैगन को मारने वाली हो। जिस पर अकीरा कहती है क्या तुम्हें मेरी पावर पर शक है कि मैं उस ड्रैगन को मार भी पाऊंगी या फिर नहीं। क्रिस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और तभी एलन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सामने से ड्रैगन के ऊपर हमला कर सकता हूँ। जिस पर अकीरा कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ड्रैगन को तुमने हराया है। और हाँ मैं ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो और इसीलिए इस ड्रैगन को मारने के बाद हम एक बैटल करने वाले हैं। और इतना कहने के बाद अकीरा सामने से हमला करने के लिए निकल जाती है और ये तीनों पहाड़ चढ़ के साइड से हमला करने के लिए निकल जाते हैं। और तभी एक धमाके की आवाज आती है इन तीनों को और हम देखते हैं कि अकीरा ने ड्रैगन से फाइट करना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं कि अकीरा ड्रैगन से फाइट कर रही होती है, वो उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स करती है पर लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि ड्रैगन अकीरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम इंसान जो अपने आप को हीरो समझते हो, तुम्हारे छोटे मोटे हमलों का असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला है। और ये बात सुन के जो अकीरा
अकीरा होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्रैगन के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगती है। लेकिन ड्रैगन के ऊपर इन सब का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है और तभी अकीरा को वही छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिस पर अकीरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तभी ड्रैगन भी उस बच्चे को देख लेता है। ड्रैगन कहता है कि ये तो वही बच्चा है जिससे मैंने जिंदा छोड़ दिया था। अकीरा कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था, जिस पर ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में कोई भी मजा नहीं आता है, बल्कि मुझे उनकी आंखों और चेहरे पे वो डर देखने में ज्यादा मजा आता है, और वही डर मुझे इस बच्चे के चेहरे पे दिखाई दिया और इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया और अभी मैं वो डर तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। इस बात से अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रैगन के ऊपर हमले करने लगती है, लेकिन फिर भी उसके हमलों का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। और तभी ड्रैगन अकीरा के ऊपर हमला कर देता है और यह हमला अकीरा को लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर पत्थरों से टकराती है और बेहोश हो जाती है। और तभी ड्रैगन उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जो उस ड्रैगन का पंख एक ही वार में कट कर देता है, जिसे देखकर ड्रैगन कहता है कि इस बंदे ने ऐसा कैसे किया, ये तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो इसने मेरे पंख को आखिर कैसे काट दिया। और ये ड्रैगन एलन से कहता है तुम ह्यूमंस मेरे लिए कीड़े मकोड़े के बराबर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंख को काटने की। एलन अपनी आई का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के कोर को ढूंढ लेता है, पर लेकिन अभी भी ये ड्रैगन एलन को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा होता है। यहाँ पर एलन प्रिंसेस रिस की तरफ देखता है और यहाँ पर रिस को विश्वास होता है कि एलन इस ड्रैगन को मार देगा। और यहाँ पर एलन कहता है कि ये दुनिया पहले से ही ऐसी थी, लोग अपने से पावरफुल लोगों को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे और काइंड पर्सन होते हैं। और तभी जो एलन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक के अंदर ड्रैगन की बत्ती गुल हो जाती है। और मरते समय भी ड्रैगन कह रहा होता है कि उन लोगों ने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन भी आने वाला है। और उस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो आसमान में जाकर सारे क्लाउड्स को क्लियर कर देती है। और यहाँ पर एलन ने अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो थोड़ा थक चुका था और बेहोश हो जाता है। और फिर हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन को होश आ जाता है और उसके सामने प्रिंसेस रिस होती है। यहाँ पर रिस यहाँ पर एलन से कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना, जिस पर एलन कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, पर लेकिन मुझे यहाँ पर वेट्रेस और अकीरा दिखाई नहीं दे रही है, आखिर वो लोग कहाँ चले गए। रिस बताती है कि वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो रिस होती है वो एलन से कुछ तो कहना चाहती थी, पर वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रही होती है। एलन पहले ही जान चुका है कि प्रिंसेस रिस उसे क्या बताना चाहती है, क्योंकि एलन पहले ही देख चुका है कि प्रिंसेस रिस के पास हीलिंग मैजिक है। और उसने बहुत पहले एक बात सुनी थी कि एक लड़की जो सफर पे निकलती है अपने दोस्तों के साथ और हर फाइट के बाद उन्हें हील करती है, जिसे और उस पर्सन को सैंड कहते हैं, और वो और कोई नहीं रिस है। और यहाँ पर रिस एलन से माफी मांग रही होती है उससे ये सीक्रेट छुपाने के लिए, जिस पर एलन कहता है तुम मेरे लिए कोई प्रिंसेस या फिर कोई सैंड नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए मेरी फ्रेंड रिस हो और कुछ भी नहीं। और ये चीज सुन के रिस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी वहाँ पर वेट्रेस और अकीरा भी आ जाती है जो एलन को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और एलन इसके लिए तैयार हो जाता है। और फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब अलग हो रहे होते हैं। यहाँ पर रिस अकीरा से कह रही होती है कि हम तुम्हें और भी आगे छोड़ सकते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, जिस पर अकीरा कहती है कि वो अपने सफर को अकेले ही तय करना चाहती है, इसलिए वो अकेले ही जा रही है। और हमें पता चलता है कि अब इस छोटे बच्चे को अकीरा से काफी ज्यादा अच्छी अटैचमेंट हो चुकी है, इसलिए अब अकीरा इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगी और इस बच्चे का ध्यान रखेगी। और यहाँ पर जो अकीरा होती है वो एलन से कहती है कि एक हीरो होने के बावजूद वो ड्रैगन को नहीं मार पाई, उसे ऐसा लगता है कि उसे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को एलन को दे देना चाहिए। इस बात पर एलन कहता है कि जरा इस बच्चे को देखो, इसके लिए तुम ही वो हीरो हो जिसने इसकी जान बचाई है, तो इस तलवार को तुम अपने पास ही रखो। और ये बात सुन के अकीरा की आंखें भर आती है और वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें एलन के डैड को दिखाया जाता है जो किसी से तो बात कर रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब इसी का प्लान होता है। यहाँ पर इन लोगों का प्लान था कि वो रेड ड्रैगन का इस्तेमाल करके हीरो को मरवा दे, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और जब ये बात ब्रैड को पता चलती है, मतलब कि एलन के भाई को, तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर भेजे थे प्रिंसेस रिस को मरवाने के लिए, पर लेकिन मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। यहाँ पर उसके फादर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगले प्लान के लिए हमें कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, जिस बात पर ब्रैड कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो कहीं भी निकल जाए पर रहेंगे तो किंगडम के अंदर ही ना। और फिर ये बंदा इस वॉचमैन से कहता है कि तुमने उस एल्फ का इंतजाम कर दिया है ना, जिस पर ये वॉचमैन कहता है कि हाँ मैंने उसके सर का इंतजाम आपके लिए कर दिया है।
और हमें पता चलता है कि एलन का फादर पूरे किंगडम से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ एलन जिसे कुछ भी नहीं पता है और वो अपने फादर के सभी प्लान्स को बिगाड़ रहा होता है बिना कुछ जाने। और यहाँ पर जो एलन होता है वो ब्लैक स्मिथ के पास जा रहा होता है क्योंकि फाइट के दौरान उसकी तलवार टूट चुकी है। और जब ये बात प्रिंसेस रिस को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है एलन से कि उसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट गई, जिस पर एलन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये स्वॉर्ड मेरी वजह से टूटी है। और यहाँ पर जो रिस होती है वो कहती है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एल्फ ब्लैक स्मिथ को जानती हूँ जो तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी तलवार बना देगा, पर लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और अभी रात भी हो चुकी है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज की रात यहीं पर निकालेंगे। और फिर ये लोग कैंप फायर आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर रिस को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है तो वो एलन के गोद में सो जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। जिस पर वेट्रेस कहती है कि एक टाइम पर एलन तुम्हारा फियांसे था तो तुम इसकी गोद में तो सो ही सकती हो ना, जिस पर एलन भी बोलता है कि हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर सो जाओ। पर लेकिन रिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो शर्म से लाल हो चुकी थी। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद वेट्रेस और साथ ही रिस भी सो जाती है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो याद कर रहा होता है कि वो पहली बार रिस से कब मिला था। एलन हमें बताता है कि वो रिस से एक नोवेल की पार्टी में मिला था जहाँ पर रिस उससे जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। जब एलन ने पूछा ऐसा क्यों तो रिस उसे बताती है कि उनकी फैमिलीज ने उनकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ग्रेलन सिटी में पहुंच चुके हैं। रिस बताती है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और उस एल्फ का घर भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा पास है। और फिर ये तीनों उस एल्फ के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेट्रेस कह रही होती है कि मुझे ये जगह कुछ ज्यादा अजीब लग रही है क्योंकि अंदर से कोई भी हथौड़े की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर एलन कहता है इन दोनों से कि तुम लोग पीछे रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि क्या दिक्कत है। और वो कहता है कि इसका दरवाजा तो खुला हुआ है और वो तीनों उसके घर में अंदर चले जाते हैं। और जब एलन उस एल्फ की बनाई हुई चीजों को देखता है तो वो कहता है कि हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी एक ब्लैक स्मिथ है। और तभी उसे रिस की चिल्लाने की आवाज आती है और जब एलन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वेट्रेस उसे उठाते हुए कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये जिंदा है, बस ये बेहोश हो चुकी है और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। जब ये काम करती है तो 3-4 दिनों तक ना सोती है ना खाती है, इसी वजह से बेहोश हो चुकी थी। रिस अपने हीलिंग मैजिक की मदद से इसे वापस से होश में लेकर आती है और होश में आने के बाद नोएल इन दोनों को तो पहचान जाती है पर लेकिन एलन को ये नहीं पहचानती है। वेट्रेस कहती है कि ये बंदा हमारा एक टेम्परेरी बॉडीगार्ड है और ये बात सुन के नोएल समझ जाती है कि उन्हें इसके लिए एक स्वॉर्ड चाहिए, पर लेकिन नोएल इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसे स्वॉर्ड की क्या जरूरत है, इसके पास तो पहले से ही एक स्वॉर्ड है ना। जिस पर एलन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए दिखाता है कि ये टूट चुकी है और यहाँ पर नोएल उस स्वॉर्ड को देखते समझ जाती है कि इस स्वॉर्ड को उसने ही बनाया था। और फिर नोएल अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करती है स्वॉर्ड के ऊपर और वो देखती है कि एलन ने स्वॉर्ड को उसकी लिमिट तक पहुंचाकर इसे ब्रेक कर दिया। और जब ये बात उसे पता चलती है तो उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो एलन से कहती है कि वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड जरूर बनाऊंगी। और वो कहती है क्या तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड से एक लेवल की ऊपर की स्वॉर्ड चाहिए, क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड को हीरोज ही चला सकते हैं। और यहाँ पर नोएल को ऐसा लगता है कि जो एलन है वो उससे भी ऊपर वाली स्वॉर्ड को इजीली चला सकता है। एलन को लग रहा होता है कि जो ये ब्लैक स्मिथ है वो डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल चीज अब इसके लिए बनाने वाली है। और हाँ ये बताता है कि कोई भी ब्लैक स्मिथ किसी के लिए भी डिवाइन लेवल से ऊपर वाली स्वॉर्ड नहीं बनाती है। और यहाँ पर नोएल को पता लग गया था कि जो एलन है वो स्वॉर्ड को चला सकता है बड़ी इजीली, इसलिए बस वो उससे परमिशन मांग रही थी क्या वो उसके लिए वो स्वॉर्ड बना सकती है। और इतने ज्यादा अच्छे ऑफर को कौन ही मना करना चाहेगा, इसीलिए एलन मान जाता है। और फिर ये लड़की इन तीनों को बाहर निकाल देती है ताकि वो अपना काम इजीली कर सके। और यहाँ पर जो रिस होती है वो कहती है कि जब तक ये अपना काम करती है तब तक हम पास वाले विलेज के एक होटल में रुक जाएंगे। पर लेकिन तभी इन सभी को महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और ये लड़की और कोई नहीं उसी वॉचमैन की पार्टनर होती है, मतलब कि एलन के डैड ने ही इस लड़की को इन तीनों का पीछा करने के लिए भेजा है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि प्रिंसेस के साथ बस एक ही बॉडीगार्ड है, तो आखिर ये दूसरा बंदा कौन है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और हम इन तीनों को देखते हैं जो पास के ही एक होटल में रुके हुए होते हैं। इन तीनों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्रिस से कहती है कि चलो ऐसा करते हैं कि जो भी चीज हमें ड्रैगन से मिली है उसे एडवेंचर गिल्ड में जाकर बेच देते हैं। एलन कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो एडवेंचर गिल्ड के लिए निकल जाता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों का यहाँ पर आने का कुछ और ही प्लान है और वो उस चीज के अंदर एलन को नहीं घसीटना चाहती है, इसलिए उन्होंने एलन से बस झूठ कह दिया। एलन यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है और वो
रिसेप्शनिस्ट को ड्रैगन से मिली हुई जब चीजें दिखाता है तो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एलन का पीछा करते हुए यहाँ पर वो वॉचमैन भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो एलन से जानकारी निकलवाना चाहता था और इसीलिए वो एलन से कहता है कि मेरा नाम हॉरन है और हम लोग एक ट्रेवलर है जो एडवेंचर स्टोरीज को कवर करते हैं और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या तुमने इस ड्रैगन को अकेले हराया था। जिस पर एलन कहता है कि नहीं, उसके पार्टनर भी उसके साथ थे, मतलब कि उसके टीममेट्स और साथ ही उनके साथ एक हीरो भी था। वो उससे और कुछ पूछते लेकिन तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और उसे देखने के बाद ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हॉरन समझ चुका था कि जो एलन है वो क्रोई का सन है, पर लेकिन हॉरन को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि बिना किसी पावर के बावजूद ये बंदा ड्रैगन के सामने से जिंदा बचकर कैसे आ गया। जिस पर ये लड़की कहती है कि नहीं, कुछ तो अजीब है, उस लड़के में मुझे कुछ तो अजीब महसूस हुआ था। और फिर ये तीनों अगले दिन वापस से उसी ब्लैक स्मिथ के घर पर जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि वो वापस से बेहोश हो चुकी है और यहाँ पर रिस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके वापस से उसे ठीक कर देती है और ठीक होने के बाद नोएल बताती है कि उसने एलन के लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड बना दी है और नोएल कहती है कि वो इस स्वॉर्ड की क्रिएटर है, इसलिए वो देखना चाहती है कि उसकी स्वॉर्ड कैसा काम कर रही है। पर लेकिन रिस नोएल से कहती है कि अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकती हो। इसलिए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर जो एलन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए देखकर कि तुम एक एल्फ होकर ब्लैक स्मिथ का काम कैसे कर रही हो। और जो यहाँ पर नोएल होती है वो बताती है कि बचपन से ही उसके फैमिली वाले उसके साथ में नहीं थे और उसे एक ब्लैक स्मिथ ने पाला था, पर लेकिन उसने कभी भी उसे एक क्राफ्टिंग नहीं सिखाई। लेकिन फिर भी नोएल ने क्राफ्टिंग सीख ली और नोएल उस ब्लैक स्मिथ को अपना गुरु मानने लगी थी। और यहाँ पर जो नोएल होती है वो अपनी पर्सनल बातें बता रही होती है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो आगे भाग जाती है। और तभी वहाँ पर ये दोनों टपक जाते हैं जो एलन से कुछ तो कहना चाहते थे, लेकिन तभी नोएल उसे बुला लेती है तो एलन वहाँ पर चला जाता है और ये दोनों वापस जाने लगते हैं। और यहाँ पर वॉचमैन को कुछ तो सीक्रेट पता है जो वो उसे बताना चाहता है, पर लेकिन वो अपने पार्टनर से कहता है कि तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखो। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो एलन होता है वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मॉन्स्टरों को मार रहा होता है। और जब नोवेल अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करती है उस स्वॉर्ड के ऊपर तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ना ही उस स्वॉर्ड के ऊपर कोई डेंट आया है, ना ही उसकी धार खराब हुई है। पर लेकिन जो नोवेल होती है वो एलन से कहती है कि हमें जंगल के और भी ज्यादा अंदर जाकर पावरफुल मॉन्स्टरों से फाइट करनी होगी, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो कैसा काम कर रही है। तो ये लोग जंगल के और भी ज्यादा अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर रात भी हो चुकी है और बहुत ज्यादा कोहरा भी जमा हुआ होता है। और यहाँ पर एलन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक स्लैश मारता है जो पूरे धुन को काट देता है। और यहाँ पर जब धुन छटती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर होता है, जिसे देखने के बाद जो नोवेल होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो एलन से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी करो पर लेकिन इस मॉन्स्टर को कैसे भी मार दो। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर इसकी मास्टर अपना काम कर रही होती है। नोवेल उन्हें मना करती है कि आप इतना ज्यादा काम मत करिए, पर लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद ही अपनी उस तलवार को पूरा कर देती है। और यहाँ पर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एलन कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस मॉन्स्टर को मारना चाहती हो, पर लेकिन ये अभी सो रहा है और ना ही हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो हमारा इसके ऊपर हमला करना ठीक नहीं होगा। जिस पर नोवेल कहती है पर लेकिन मैं इससे अपना रिवेंज चाहती हूँ और वो स्वॉर्ड को पकड़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जिस पर एलन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इससे अपना रिवेंज लेना चाहती हो, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्वॉर्ड इसे मार पाएगी। सीन चेंज होता है और हम एलन को ही देखते हैं जो इन दोनों से पूछ रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ सच में कि तुम लोग इस विलेज में आखिर क्यों आए हो। और यहाँ पर रिस एलन को बताती है कि इनके महल में एक नोल फैमिली का बंदा था जिसकी मौत हो गई थी, पर लेकिन बस उसका सर ही बचा था और इन लोगों को ऐसा लगता है ये किसी डीमन का काम हो सकता है। इस बात पर एलन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये किसी डीमन का काम हो सकता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि एलन कितना ज्यादा पावरफुल है और ये लड़की ये सारी बात हॉरन को बता रही होती है। और यहाँ पर इसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की एलन को मारना नहीं चाहती है, पर लेकिन ये बंदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें एलन को कैसे भी करके मारना होगा। और ये बंदा इसे हिप्नोटाइज करके ऑर्डर देता है कि ये एलन को मार दे। और हम वहीं दूसरी तरफ नोवेल को देखते हैं जो स्वॉर्ड पर वापस काम कर रही होती है, क्योंकि एलन ने उसे बता दिया था कि उसकी स्वॉर्ड में क्या क्या कमी है। और नोवेल अपनी स्वॉर्ड को अब एक लेजेंडरी तरीके से बनाना चाहती है ताकि इसकी स्वॉर्ड में अब और कोई कमी ना रहे। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है कि आखिर नोवेल के पास्ट में हुआ क्या था। हम देखते हैं कि जब उसकी मास्टर ने उस तलवार को बना लिया था तो फिर वो उस वुल्फ से लड़ने के लिए चली गई थी। और जब उसके मास्टर ने उस वुल्फ के ऊपर अटैक किया था तो वो वुल्फ का जो डिफेंस होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके मास्टर की तलवार ही टूट गई और फिर वो वुल्फ उसके मास्टर को खा जाता है।
और ये सब कुछ चीज एलन की आंखों के सामने ही हो जाती है और वो वुल्फ जब एलन को देखता है तो उसके ऊपर भी हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और वो उस वुल्फ से फाइट करती है और फाइट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है। और यहाँ पर हीरो उस वुल्फ को एक स्कार भी दे देता है, जिससे लेने के बाद जो वुल्फ होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और जो यहाँ पर हीरो होता है वो एलन से कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना बच्ची, पर लेकिन यहाँ पर जो एलन होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। वो बस अपनी मास्टर की स्वॉर्ड को पकड़ के कहती होती है कि आखिर जिस स्वॉर्ड के ऊपर उसके मास्टर ने इतना ज्यादा काम किया था वो कैसे टूट सकती है और तुम्हारी तलवार क्यों नहीं टूटी। और यहाँ पर रोते हुए एलन कह रही होती है कि मैं एक ऐसी तलवार बनाऊंगी जो कभी भी नहीं टूटेगी। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जो एलन होती है वो उस तलवार को लेकर वुल्फ को मारने के लिए निकल जाती है। और जब एलन उस वुल्फ के सामने जाती है तो वो वुल्फ सो रहा होता है और बस इसी का फायदा उठाकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो वुल्फ जाग जाता है और वो नोवेल के ऊपर अटैक कर देता है। नोवेल उसके अटैक को रोक देती है, पर लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नोवेल होती है उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी तलवार तो नहीं टूटती है पर और तभी वहाँ पर हॉरेन आ जाता है जो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीम में आ जाओ, वरना ये वुल्फ तुम्हें मार के खा जाएगा। जिस बात पर नोवेल कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगी और मैं अपने मास्टर की मौत का भी बदला लेकर रहूंगी। हॉरेन कहता है कि तुमने गलत समय पर गलत डिसीजन लिया है, इसलिए अब तुम मरने वाली हो। और यहाँ पर जो वुल्फ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जिसे देखकर वो वुल्फ रुक जाता है। हॉरेन कहता है कि मैं कंफर्म तो नहीं था पर लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए अब मेरा काम आसान हो चुका है। अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगा। पहले तो मुझे बस शक था कि तुम उसके बेटे हो, पर लेकिन अब मुझे यकीन है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। जिस पर एलन कहता है कि चलो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि मैं वीक नहीं हूँ। लेकिन तभी हॉरेन उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, तुम प्रिंसेस को अकेला छोड़कर आए हो और मेरी जो पार्टनर है वो उसे वहाँ पर मारने के लिए निकल चुकी है। तो तुम अब क्या करने वाले हो? तुम यहाँ पर इस लड़की को बचाओगे या फिर प्रिंसेस को बचाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तो है गाइस, हमने देखा था कि कैसे इस एनिमे के पिछले एपिसोड के अंदर जो नोवेल होती है वो उस भेड़ियों को मारने के लिए जंगल में जाती है, क्योंकि उस भेड़िए ने उसकी मास्टर को बहुत पहले मार दिया था। और तभी नोवेल को वो भेड़ा भी मिल जाता है और वो सो रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर नोवेल उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो भेड़िया जाग जाता है और वो नोवेल के ऊपर उल्टा हमला कर देता है। नोवेल उसे लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश तो करती है पर लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और तभी वहाँ पर हॉरेन भी आ जाता है जो नोवेल को अपने साथ जुड़ने का मौका देता है, पर लेकिन नोवेल उसके लिए मना कर देती है। नोवेल जानती थी कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार लोग हैं और साथ ही इसी बंदे ने इसकी मास्टर को मारा है, इसलिए नोवेल इनके साथ जुड़ने से मना कर देती है। हॉरेन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ जुड़ने से मना कर दिया पर लेकिन तुमने ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत समय पे लिया है, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। और फिर हॉरेन नोवेल के ऊपर उस मॉन्स्टर से हमला करवा देता है और वो मॉन्स्टर भी नोवेल को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को रोक देता है। हॉरेन एलन को कहता है कि मैं जानता था तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है, तुम जितने कमजोर दिखते हो उतने हो नहीं। जिस पर एलन कहता है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें इतना तो पता चल गया कि मैं कमजोर नहीं हूँ। हॉरेन कहता है कि तुम यहाँ पर इसे बचाने के लिए आए हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर लेकिन तुम क्या कुछ भूल नहीं रहे हो? तुम यहाँ पर हो इसलिए मैंने अपने एक पर्सन को भेजा है रिस्क को मारने के लिए, तो अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो रिस्क को मारने के लिए आई होती है इनविजिबल होकर, पर लेकिन जब वो देखती है वहाँ पर रिस्क होती ही नहीं है और हम देखते हैं कि रिस्क और वेट्रेस उस लड़की के पीछे खड़े हुए होते हैं। एलन कहता है कि अच्छा तुम उस छोटी लड़की की बात कर रहे हो जिसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आने से पहले वहाँ पर एक बैरियर लगा के आया हूँ जो इनविजिबिलिटी की पावर को नलीफाई करती है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चालें देख चुका हूँ। हॉरेन कहता है कि पुरानी जिंदगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लड़की और वेट्रेस की फाइट हो रही होती है। वेट्रेस उस छोटी लड़की को ओवरपावर कर रही होती है और एक वक्त पर तो उसे बस मारने वाली होती है, पर लेकिन रेस इस पर मना कर देती है और बस इसी का फायदा उठाकर वो लड़की वेट्रेस को बेहोश कर देती है। और फिर वो लड़की जिसको पकड़ लेती है और अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वेट्रेस उस छोटी लड़की के पीछे खड़ी हुई होती है और वो उसको एक ही बार में बेहोश कर देती है। ये सब वेट्रेस और इसका प्लान था और ये सब चीजें एलन भी देख रहा होता है पता नहीं कैसे, और वो इस बंदे से कहता है कि तुम्हारी वो पार्टनर तो हार चुकी है, तो अब तुम्हारी बारी। हॉरेन कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो हार चुकी है? जिस पर एलन कहता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, पर लेकिन अब तुम्हारी बारी
जाती है। हॉरन कहता है कि अच्छा तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, पर लेकिन तुम जानते हो ना, बिना सीक्रेट स्वॉर्ड के तुम मेरे इस मॉन्स्टर को एक छोटा सा कट भी नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर एलन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तो चलो देख लेते हैं कि कौन जीतने वाला है। और यहाँ पर हॉरन भी उस वुल्फ को ऑर्डर देता है हमला करने का। और यहाँ पर नोवेल को वही समय याद आ रहा होता है कि जब उसकी मास्टर ने इस वुल्फ को मारने की कोशिश की थी तो उनकी तलवार टूट गई थी, और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि एलन के साथ भी ये होने वाला है। और फिर वो भेड़िया और एलन एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और हम देखते हैं कि एलन ने उस भेड़िया को काट दिया होता है। और ये चीज देख के हॉरन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमें पता चलता है कि हॉरन के पास टेलीपोर्ट की पावर है। और फिर एलन नोवेल को उठाकर जंगल से बाहर आ रहा होता है और उसने नोवेल को हील भी कर दिया होता है। नोवेल अभी बस बेहोश है। और फिर एलन रिस के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर रिस उन दोनों को कहती है क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना, जिस पर एलन बोलता है कि हाँ वो दोनों एकदम ठीक है। और जो नोवेल है वो बस अभी सो रही है। और तभी नोवेल को भी होश आ जाता है और वो जब देखती है कि वो एलन की पीठ के ऊपर है तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और वो एलन को कहती है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे हाथ कैसे लगाया, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिस बता रही होती है कि ये छोटी लड़की पहले जिसके भी माइंड कंट्रोल में थी अब वहाँ से बाहर आ चुकी है तो ये खुद अब जवाब दे पाएगी। वेट्रेस कहती है कि अगर इस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो इसे हम अपने साथ कैपिटल ले जाएंगे और इसे वहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। रिस कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की कोई बुरी पर्सन है, जिस पर वेट्रेस कहती है कि क्या आपको याद नहीं इसका चाकू बस आपको मारने ही वाला था। जिस पर रिस कहती है कि वो दूसरे पर्सन के माइंड कंट्रोल में आकर ये सब कर रही थी, इसकी खुद की मर्जी नहीं थी ये किसी के ऊपर हमला करे। रिस कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इसके लौटने का इंतजार कर रहा हो। इस बात पर माइलेने कहती है कि उन सभी ने सब कुछ चला दिया, मेरे पास ऐसा कोई इंसान या फिर ऐसी कोई जगह नहीं है जो मेरा इंतजार कर रही हो। और ये बात सुन के नोवेल को अपनी पास्ट की बात याद आने लगती है कि जब वो अकेली थी और बेहोश हो चुकी थी और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी मास्टर की गोद में होती है और वो उससे पूछती है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, जिस पर उसकी मास्टर बोलती है कि हम घर जा रहे हैं। और ये बात सुन के नोवेल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो नोवेल होती है वो इस लड़की की रस्सियाँ खोलते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम हमारे घर पे हमारे साथ रह सकती हो। नोवेल इन दिनों से पूछ रही होती है कि क्या ये लड़की उसके साथ उसके घर पे रह सकती है, जिस पर वेट्रेस कहती है कि अगर इसने वापस से प्रिंसेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो। जिस पर नोवेल कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे पकड़कर बहुत ज्यादा डांटूंगी। और ये बात सुन के इस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस चीज को देखकर एलन कहता है कि चलो हमारी एक प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है। और हम नेक्स्ट सीन में एलन को देखते हैं जो जंगल में होता है और वो अपनी तलवार निकालकर हवा में स्विंग करने लगता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही हो जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम हॉरन को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर काफी ज्यादा दूर आ चुका था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बहुत ज्यादा सेफ हो चुका है। लेकिन तभी उसे आसमान से कुछ रोशनियां नजर आती है जो उसी की तरफ बढ़ रही होती है। और ये और कुछ नहीं बस एलन का ही अटैक होता है जो हॉर्न की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक हॉर्न को लग भी जाता है। और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है, पर लेकिन हॉर्न नोटिस करता है कि उसके पास एक डियन पहुंच चुका है और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जब यहाँ पर एलन पहुंचता है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि हॉर्न को पहले कोई और आकर मार के चला गया है। और तभी सीन चेंज होता है और हम वेस्टफेल फैमिली को देखते हैं जहाँ पर वही डीमन अपीयर होता है और वो आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। जिस पर ब्रैड बोलता है कि हमने तुम्हें कहा था कि हमें प्रिंसेस और उस एल्फ का सर चाहिए जो तुम अभी तक नहीं कर पाए हो। लगता है कि जितना मैंने सुना था डीमन उतने इम्प्रेसिव नहीं है। इस बात पर डीमन कहता है कि पहले हम प्रिंसेस और उस एल्फ को ही मारेंगे और फिर उसके बाद हम उस हीरो और आर्क बाय शॉप को ठिकाने लगाएंगे। और तभी इस पर ब्रैड कहता है कि पिताजी मेरी बात सुनिए, आप उस आर्क बाय शॉप को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस बात पर उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुम उस आर्क बाय शॉप को संभाल सकते हो। जिस पर ब्रैड कहता है कि हाँ मैं उसे संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने बड़े भाई की तरह नालायक नहीं हूँ। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब रिस छोटी थी और वो कहीं पर जा रही होती है और साथ ही उसका नाइट भी उसके साथ होता है। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और उनसे फाइट करने के लिए उनका नाइट गार्ड से बाहर निकलता है और सभी लोग मॉन्स्टरों से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर रिस के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी उसका नाइट वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस नाइट को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी वो नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो नाइट उस मॉन्स्टर को मार देता है। पर लेकिन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो नाइट भी पीछे खाई में गिर जाता है और ये सब रिस देख रही होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये सभी लोग एक गाँव के अंदर होते हैं और गाँव के लोगों से इन्हें पता चलता है कि गाँव के लोग एक फेस्टिवल मनाने वाले हैं और इस फेस्टिवल का नाम है द रिटर्निंग
इस फेस्टिवल के अंदर सभी गांव वाले अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाते हैं और यहाँ का बड़ा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल को ये लोग अजीब से कपड़े पहन के डांस करते हुए मनाते हैं। और तभी रिस इन तीनों से पूछती है, क्या कभी तुम लोगों ने यहाँ पर सिल्वर आर्मर पहने हुए किसी भी पर्सन को देखा है? जिस पर ये तीनों मना कर देते हैं कि नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसे पर्सन को यहाँ पर नहीं देखा है। और तभी एलन अपनी सुबह की बात याद कर रहा होता है जो इन तीनों के साथ हुई है, और हम वही देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर ये सभी बात कर रहे होते हैं कि कोई कैसे किसी एक जनरल को मार सकता है। जिस पर जो नोवेल होती है वो इन्हें कहानी सुनाने लगती है कि रात के अंधेरे में सिल्वर आर्मर पहने हुए एक पर्सन जो खून में सना हुआ होता है एक गाँव से होते हुए, और ये सब वो बहुत ज्यादा फनी आवाज में कह रही होती है। और तभी एक आवाज को सुन के जो वेट्रेस होती है वो डर जाती है, जिसे देखकर ये लड़की और नोवेल वेट्रेस से कहती है, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? जिस पर वेट्रेस बोलती है कि नहीं, वो भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरती है। और बस इन लोगों की ऐसी बहस चालू हो जाती है। और तभी ग्रेस कहती है कि चलो हमें उस गांव में चल के इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इस बात पर एलन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गांव के लोग मरे हुए को जिंदा करना जानता हो। और वहीं पर दूसरी तरफ ये लड़की और नोवेल वेट्रेस को डरपोक बोल रही होती है, और बस इनका ऐसे झगड़ा होने लगता है। और सीन चेंज होता है और हम कब्रिस्तान में आते हैं जहाँ पर ये तीनों इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। यहाँ पर एलन बोलता है कि लगता है कि नोवेल ने उसे इसी कब्रिस्तान के बारे में कहा था। और तभी उन तीनों को कुछ आवाजें आने लगती है। वेट्रेस काफी ज्यादा डरते हुए आगे बढ़ रही होती है, और हम यहाँ पर इस बंदे को देखते हैं जो उन तीनों बंदों के साथ में ही था। और फिर ये बंदा इन तीनों को मुखिया के घर पे छोड़ देता है। और यहाँ पर एलन इस बंदे से पूछता है कि आखिर वो उस कब्रिस्तान में क्या कर रहा था, जिसमें वो बंदा कहता है कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था और तभी उसे ये तीनों दिख गए, और बस मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों की मदद कर दूं। और फिर ये तीनों गांव के मुखिया के साथ बैठे हुए होते हैं, और वो भी मना कर रहा होता है कि उसने कभी भी सिल्वर आर्मर वाले बंदे को नहीं देखा। पर गांव का मुखिया इन लोगों को ऑफर देता है कि वो आज की रात यहीं पर रुक जाए और कल का फेस्टिवल देख के यहाँ से जा सकते हैं। और इस चीज के लिए एलन मान जाता है। और सीन चेंज होता है और हम रिस को देखते हैं जो अपने अंकल के बारे में ही सोच रही होती है सोते हुए। और तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रिस जब छोटी बच्ची होती है, और तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं, पर लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसके फादर है। और यहाँ पर रिस दौड़ते हुए अपने अंकल के पास जाती है और गले लग जाती है, जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि वो उसके फादर नहीं बल्कि उसके अंकल है। जिस पर रिस बोलती है कि पर लेकिन वो उसके फादर जैसे हैं। ये बात सुन के उसके अंकल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि वो एक वॉर में जा रहे हैं। इस पर रिस कहती है, तो अच्छा, तो आप अब मुझसे मिलने के लिए कब आएंगे? जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, पर लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें हमेशा दूसरों पर विश्वास रखना है क्योंकि वो विश्वासी होता है जो तुम्हें उन लोगों के साथ बांधे रखता है। और तभी रिस की आंखें खुल जाती हैं, और तभी उसे खिड़की से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे सिल्वर आर्मर में एक बंदा दिखता है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके अंकल है। और रिस उस बंदे के पीछे निकल जाती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके अंकल है। और वो ऐसा करते हुए एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसे अपने चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और तभी जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो रिस के पैर को पकड़ लेता है। रिस काफी ज्यादा घबरा जाती है, और यहाँ पर जमीन से एक ज़ॉम्बी जैसा बंदा निकलता है, और देखते देखते बहुत सारे लोग अपनी कवर में से बाहर निकल जाते हैं एकदम ज़ॉम्बी की तरह। और उन्हें देखकर रिस काफी ज्यादा डर जाती है, और तभी उसकी आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही होती है। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने डरावना सपना देखा है। और आवाज सुन के वहाँ पर एलन भी आ जाता है। यहाँ पर एलन रिस से पूछता है कि वो ठीक तो है ना? जिस पर रिस बोलती है कि हाँ वो ठीक तो है, बस उसने एक डरावना सपना देखा था। यहाँ पर एलन देख पा रहा होता है कि रिस ठीक तो नहीं है। और तभी जो रिस होती है वो एलन को पकड़ लेती है और जिद कर रही होती है कि वो आज के लिए बस यहाँ पर रुक जाए। और यहाँ पर ऐसी हालत को देखकर जो एलन होता है वो वहीं पर रुक जाता है। और फिर इसी की तरह अगला दिन होता है और फिर शाम भी हो जाती है। और शाम होने के बाद जो गाँव के लोग होते हैं वो अजीब सी ड्रेस पहन के अपने फेस्टिवल में निकल जाते हैं, और वो सब लोग गाँव के बीच में एक फायर चलाते हैं और अपना अजीब सा डांस करने लगते हैं। और ये सब चीजें एलन, वेट्रेस और रिस भी देख रहे होते हैं। एलन देख रहा होता है कि कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर लेकिन उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता है। यहाँ पर वेट्रेस कहती है, इन लोगों को ऐसा देखकर लगता है कि ये कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, और सच में ऐसा लगता है कि ये लोग सच में किसी मुर्दे को ही जिंदा कर रहे हैं। और ये चीज देखने के बाद जो रिस होती है वो इनके इस रिचुअल को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। और तभी इनके पीछे से वही बंदा आता है जो इन तीनों को उस फेस्टिवल में जाकर डांस करने के लिए कहता है, जिसके लिए तो वेट्रेस और रिस मना कर देती है। और जो एलन होता है वो अपने आइस का इस्तेमाल करके देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए जो
इसीलिए जो एलन होता है वो इस फेस्टिवल में जाकर डांस करने लगता है और उसे वेट्रेस भी ज्वाइन करती है। और यहाँ पर जो रिस होती है वो वहीं पे बैठी हुई होती है और तभी रिस को किसी चीज की आवाज आती है और जब वो वहाँ पर देखती है तो उसे वही सिल्वर आर्मर वाला बंदा दिखता है। रिस उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है पर लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता है और एक वक्त पर तो वो सिल्वर आर्मर वाला बंदा उसके सामने से गायब हो जाता है। पर लेकिन रिस उसी दिशा में आगे बढ़ रही होती है और बढ़ते बढ़ते वही सुनसान इलाके में पहुंच जाती है जहाँ पर और उसे वहाँ पर वही सिल्वर आर्मर वाला बंदा दिखता है जिसे देखकर रिस कहती है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारा फादर नहीं। इस बात पर रिस बोलती है पर लेकिन आप मेरे लिए मेरे फादर ही हैं। आपके खाई में गिरने के बाद हम सब ने आपको ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की पर लेकिन आप हमें मिले ही नहीं। पर लेकिन मैं जानती थी आप जिंदा है पर लेकिन आप इतने समय से कहाँ पर थे। जिस पर ये कहता है कि मैं छुपकर बदला लेने की तैयारी कर रहा था। तुम्हारे फादर यानी कि मेरे बड़े भाई ने मुझे मारने की कोशिश की है। तुम्हारे फादर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें गॉड से गिफ्ट मिला हुआ है, जैसे कि किसी भी तरह के वेपन को बनाने की काबिलियत, किसी भी ड्रैगन को मारने की काबिलियत और किसी के भी गिफ्ट को जानने की काबिलियत और साथ ही हर वॉर को जीतने की काबिलियत और साथ ही लास्ट में तुम्हारा जो गॉड से मिला हुआ है किसी भी पर्सन को हील करने की काबिलियत। तुम्हारे फादर को ऐसा लगता है कि जो हमारे पास काबिलियत है अगर वो एक साथ आ गए तो वो पूरे एक नेशन को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए वो हमें पहले ही रास्ते से हटाना चाहते हैं। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भी यहाँ पर बचा कर रहूंगा, बस तुम मेरा ये हाथ पकड़ लो। पर लेकिन जो रिस होती है वो कहती है हम यहाँ पर शांति से भी बात कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है और साथ ही आपने पहले भी कहा था कि हमें दूसरों पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो विश्वास ही होता है जो हमें उनके साथ जोड़े रखता है। और ये बात सुनने के बाद अंकल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हवा में फ्लाई करने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे मना ही कर दिया पर लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी डेड बॉडी मुझे मना नहीं कर पाएगी। और तभी वो बंदा रिस के ऊपर हमला कर देता है अपनी तलवार से, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जो उसके हमले को रोक देता है। और एलन को देखकर जो रिस होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर एलन बताता है कि वो कब से यहीं पर था और बस नजर रखे हुए था। और अंकल एलन को देखकर कहता है कि तुम तो वही रिस के पुराने फियांसे हो ना जो एक नंबर के नालायक हो। पर लेकिन एलन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और अपने स्पेल ब्रेकिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि जो अंकल है उन्हें थ्रेड से कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर इसके बाद अंकल होश में आते हैं और वो लिसे को सबसे पहली बात ये बताते हैं कि वो मर चुके हैं और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि उन्होंने उसके ऊपर तलवार उठाई। पर लेकिन वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे और वो ये भी कहता है कि इन सब में तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है, ये सब डीमंस का किया धरा है। पर लेकिन इन सब से ये नहीं बदल जाता है कि मैं शाही खून से नफरत करता हूँ। और हमें पता चलता है कि जो ये अंकल है वो रिस के फादर के भाई हैं और कुछ लोगों ने इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की और जब ये बात अंकल को पता चली तो उन्होंने अपनी पोजीशन को खुद ही छोड़ दिया और सब कुछ शुरुआत से स्टार्ट किया। और अपनी मेहनत के दम पर अंकल प्राइम स्क्वाड के वाइस कैप्टन बन गए। और वो कहते हैं पर लेकिन इन सब के बाद भी बस तुम ही थी जो मेरी जिंदगी में खुशी का काम करती थी। यहाँ पर अंकल एलन से कहते हैं कि जो रिस है वो थोड़ी बेवकूफियां करती है पर लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा साफ है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। जिस बात पर एलन बोलता है कि अगर आप मुझे नहीं बोलते तब भी मैं इसका ध्यान रखता। और तभी अंकल बोलते हैं कि अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है तो इसीलिए तो चलो हमारे बीच में एक मुकाबला हो जाए। यहाँ पर रिस इसके लिए तो मना कर रही होती है पर लेकिन एलन बोलता है कि इन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी है तो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं इसे उठाने के लिए काबिल भी हूँ या फिर नहीं। इस बात पर अंकल बोलते हैं कि तुम ताकतवर होने के साथ काफी ज्यादा समझदार भी हो। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और अंकल बता रहे होते हैं कि आज स्पिरिट फेस्टिवल है तो सारी स्पिरिट आसमान में आकर वापस चली जाएंगी। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिस कह रही होती है अपने अंकल से कि आप इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर डीमन से फाइट करते हो, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता और क्या आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहेंगे। जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट करता रहूंगा जब तक मुझे मुझसे ताकतवर नहीं मिल जाता है। और बस यही सब सोच के रिस के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एलन होता है वो अंकल को हरा चुका होता है और यहाँ पर अंकल कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए और हाँ मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना है। तुम्हें बार बार अकेला छोड़कर जाना सच में मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी कर देता था पर लेकिन मैं सच में तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। और इतना सब कहने के बाद अंकल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और यहाँ पर जो रिस होती है वो उनको गले लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और हम अगले सीन में एलन को देखते हैं जो कहीं तो होता है और तभी उसके पीछे से गाँव का मुखिया आता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर गाँव का मुखिया एलन से कहता है कि तुम कब से ये चीज को जानते थे। जिस पर एलन बोलता है कि मैं जब से इस गाँव के अंदर आया हूँ मुझे पता चल गया था कि इस गाँव
गांव के आधे से ज्यादा लोग मरे हुए हैं। जिस पर गांव का मुखिया बोलता है, क्या तुम्हें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है? जिस पर एलन बोलता है कि नहीं, इस गांव के अंदर जिंदा और साथ ही मरे हुए लोग बिना किसी दिक्कत के रहते हैं, तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस पर गांव का मुखिया बोलता है, फिर देख लो, मैं एक बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ। जिस पर एलन बोलता है कि डीमन होने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। और तभी गांव का मुखिया अपने थ्रेड का इस्तेमाल करके वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों को बाहर निकालता है और उनका इस्तेमाल करके एलन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर लेकिन एलन अपनी तलवार के एक ही स्विंग से उन सभी ज़ॉम्बियों को काट देता है और साथ ही उस गांव के मुखिया को भी 20 से 2 हिस्सों में कर देता है। और कटने के बाद ये सभी ज़ॉम्बीज गायब हो जाते हैं और यहाँ पर गांव के मुखिया के पास से एलन को एक पत्थर मिलता है और तभी सीन चेंज होता है और हम एलन के फादर को देखते हैं, जिनके पास वही डीमन आया होता है। और यहाँ पर वो डीमन एलन के फादर को बताता है कि वो इस बार भी फेल हो चुके हैं, पर लेकिन इन सब से उनके आने वाले प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके पास आर्क बाइशॉप का सिर आ गया है। और हम वही दूसरे सीन में इन सभी को देखते हैं, जहाँ पर नोएल के गाँव में जा रहे होते हैं दोबारा से। और यहाँ पर हम एलन के हाथ में हम वही पत्थर देख सकते हैं जो उसे उस गांव के मुखिया से मिला था। और यहाँ पर एलन को इस पत्थर में से ब्रेड की मैजिक महसूस हो रही होती है। और यहाँ पर एलन हमें बताता है कि अंकल की बॉडी का सिर्फ सिर ही उनकी पूरी बॉडी का रियल हिस्सा था और दूसरा उस जनरल का था। और तभी इन सभी को एक खबर मिलती है कि जनरल साइरल वापस लौट आए हैं और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम अगले सीन में ब्रेड का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर ब्रेड की मॉम के मरने के बाद उसके फादर पूरी तरह बदल गए और यहाँ पर ब्रेड भी बहुत ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ रहने लगा। और जब भी ब्रेड अपनी कोई भी अचीवमेंट अपने फादर को दिखाता था तो उसके फादर को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसके फादर उसे एलन के साथ कंपेयर करते थे, ये बोलकर कि तुम अपना टाइम फालतू में बर्बाद करते हो और तुम्हारा भाई इतना ज्यादा होशियार है। और बस इन्हीं सब चीजों से ब्रेड को अपने भाई से नफरत होने लगी और जब भी एलन अपने भाई के पास जाता था तो ब्रेड उसे अपने से दूर कर देता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेड ये सब बस अपने में ही देख रहा होता है और वो उठता है और अपने फादर के पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। और यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो हंसते हुए कह रहे होते हैं, अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा, बदला इस कंट्री से और उस गॉड से जिसने मेरा ये हाल किया है। और यहाँ पर ब्रेड कह रहा होता है कि इस कंट्री पर राज करने के लायक सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। और कंट्री में सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि मरने के बाद भी जनरल एडवर्ड वापस आ चुके हैं और हम उन्हीं पर आते हैं और हम उन्हें और उनके चेले को देखते हैं। यहाँ पर ये बंदा कहता है कि कैप्टन, कहीं जो जनरल आया है वो कोई बहरूपिया तो नहीं? जिस पर एडवर्ड कहता है कि हम प्राइमल स्क्वाड के मेंबर हैं और जो भी हमारी इस कंट्री की तरफ तलवार उठाने की कोशिश करेगा हम उसके हाथ काट देंगे, क्योंकि सार्जन ने बहुत लंबे वक्त तक इस कंट्री को प्रोटेक्ट किया है। अब उसके जाने के बाद ये हमारा फर्ज बनता है कि इस कंट्री को आगे भी प्रोटेक्ट करें। और इतना कहने के बाद जब ये लोग एक गली के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक मिस्टीरियस पर्सन मिलता है और यहाँ पर ये बंदा होता है आर्क बाइशॉप, जिसे देखकर और इस बंदे को यहाँ पर देखकर कैप्टन एडवर्ड कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिना किसी सुरक्षा के क्या कर रहे हो? जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जानकारी है, पर लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कैप्टन एडवर्ड इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर लेकिन उनका चेला क्लार्क इसके लिए नहीं मान रहा होता है और उन्हें मना कर रहा होता है। पर लेकिन कैप्टन कहते हैं कि अभी उन लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे जाना होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। पर लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड मैन हमारे एडवर्ड के पीछे से गायब हो जाता है और यहाँ पर अब एडवर्ड अकेला हो चुका है। यहाँ पर एडवर्ड को कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वक्त रहते एडवर्ड अपनी तलवार निकालकर उसके हमले को रोक लेता है। और ये और कोई नहीं, एलन के पिता होते हैं। यहाँ पर ग्रीक कहता है कि एडवर्ड तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। जिस पर एडवर्ड कहता है कि हाँ, उस दिन के बाद से हम आज मिल रहे हैं, वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? इस बात पर ग्रीक हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, अब आर्क बाइशॉप हमारा है। और वो ये कहने के बाद एडवर्ड पे हमला कर देता है। एडवर्ड कह रहा होता है कि आखिर तुमने क्या किया उसके साथ? जिस पर ग्रीक कहता है कि मैं तुमसे इस तरह कई बार लड़ चुका हूँ, पर लेकिन अब मुझे दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और हम वहीं दूसरी तरफ ब्रैड को देखते हैं जो कहीं तो जा रहा होता है। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैड अपने भाई एलन से पूछ रहा होता है कि आखिर हमारी मॉम उठ क्यों नहीं रही है? जिस पर एलन बता रहा होता है क्योंकि अब वो मर चुकी है। जिस पर ब्रैड कहता है कि पर ऐसा क्यों हुआ? जिस पर एलन से एक्सप्लेन करता है कि सभी को एक दिन मरना है। और जब रात के समय ब्रैड को नींद नहीं आ रही होती है तब वो अपने भाई से पूछता है कि क्या मैं एक फेलियर हूँ? जिस पर एलन बोलता है कि नहीं, तुम एक फेलियर नहीं हो। जिस पर ब्रैड बोलता है कि उसके फादर कहते हैं कि वो एक फेलियर है, मैं तुमसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ इसलिए डैड मुझे एक फेलियर मानते हैं। जिस पर एलन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम एक फेलियर नहीं हो। और बस इसी तरह समय बीतता रहता है और हमारे ब्रैड का लेवल बढ़ने लगता है और जो एलन होता है उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, इसलिए अब उसके डैड उसे फेलियर कहते हैं। और बस इसी तरह समय बीतता जाता है और यहाँ पर एक दिन ब्रैड अपने भाई एलन से कहता है कि फादर और बाकी सब
तुम्हें एक फेलियर मानते हैं, तो क्या तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है? पर लेकिन यहाँ पर एलन को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ पर तभी ब्रैड कहता है कि तुम फैमिली हेड बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो, फैमिली हेड तो मैं ही बनूंगा। जिस पर एलन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे फैमिली हेड बनोगे, पर लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पे गए तो मुझे वो करना होगा, वो अपनी बात पूरी कर पाए। इससे पहले हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ब्रैड कह रहा होता है कि आखिर मैं ये सब अभी क्यों सोच रहा हूँ। और तभी ब्रैड के सामने एक पर्सन अपीयर होता है जो उससे बोलता है कि हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है और तुम्हारा कैसा चल रहा है। जिस पर ब्रैड बताता है कि हमने आर्ट बाय शॉप की मदद से एडवर्ड को बुला लिया है और अपने जाल में फंसा लिया है, तो उससे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस पर ये पर्सन कहता है कि हाँ, पर लेकिन जो उसकी गॉड गिफ्टेड स्पेशल एबिलिटी है वो थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है, वो अपने 1 मीटर के दायरे में किसी की भी स्पेशल एबिलिटी को नलीफाई कर सकता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे संभाल लोगे ना? जिस पर ब्रैड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे फादर उसको संभाल लेंगे और अगर बात बिगड़ती है तो मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम हमेशा फेल होते हो, तो क्या इस काम को अच्छे से कर पाओगे? और तभी वहाँ पर एक दूसरा पर्सन अपीयर होता है जो कहता है कि हीरो आ चुका है, तो क्यों ना प्राइमल स्क्वाड के साथ थोड़ा खेले। और हाँ, हम अपनी ताकत को तुम्हारे साथ बांट रहे हैं, तो इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो दोनों मिस्टीरियस पर्सन गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रैड कह रहा होता है कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ। और हम वहीं दूसरी तरफ अकीरा को देखते हैं जो आ चुकी होती है टाउन के अंदर, और इस छोटी बच्ची को डर लग रहा होता है कि वो भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए वो अकीरा को पकड़ी हुई होती है। जिस पर अकीरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि इन सब के बाद हम एक अच्छा सा घर खरीदेंगे जिसके अंदर तुम आराम से रह सकती हो। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि कुछ लोग अकीरा का पीछा कर रहे होते हैं और अकीरा को ये चलने के बाद कहती है कि तुम मेरा कब तक पीछा करते रहोगे, जल्दी से बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस पर्सन आ जाते हैं। यहाँ पर अकीरा कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है मेरा पीछा करके तुम मुझे अकेले में हरा सकते हो? जिस पर ये सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि अगर तुम अकेले होती तो हम तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाते, पर लेकिन तुम्हारे साथ में ये बच्चा है तो तुम्हें हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और तभी इसमें से एक बंदा एक मैजिक कास्ट करता है जिससे इस बच्चे के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि ये छोटी बच्ची जिस गांव से है उस गांव के सभी लोगों के ऊपर एक ऐसा निशान था और ये निशान इन्हीं की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करता है। और जब ये आग के कांटेक्ट में आता है तो बम की तरफ फट जाता है। अब ये लोग अकीरा से कह रहे होते हैं कि अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम इस बच्चे को ऐसे ही मरने दोगी या फिर उसके साथ मरोगी? और जब ये सब बातें छोटी बच्ची को समझ में आती है तो ये अकीरा से दूर होने की कोशिश करती है ताकि उसे कुछ भी ना हो। और यहाँ पर जो अकीरा होती है वो उस बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि एक हीरो कभी भी किसी को मरने नहीं देता। और अब वहीं दूसरी तरफ क्लार्क को देखते हैं जो कैप्टन एडवर्ड को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उन्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। और तभी इन सभी के सामने वही मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जिससे देखकर क्लार्क समझ जाता है कि अगर ये लोग साथ मिलकर भी इतने लड़ते हैं तो भी नहीं जीत पाएंगे। और तभी ये बंदा कहता है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और सीन चेंज होता है और हम आर्क बाय शॉप और साथ ही जनरल सैलर को देखते हैं। यहाँ पर जनरल कहता है इन सभी से कि मैंने आपको यहाँ पर एक सच्चाई बताने के लिए बुलाया है। जनरल कहता है कि मैंने गॉड की सच्चाई बताने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया है। आपको क्या लगता है जो गॉड हमें गिफ्ट देते हैं वो क्या उनकी ब्लेसिंग है? कि आपने कभी नहीं सोचा है कि जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो औरों से इतने ज्यादा अलग क्यों होते हैं? इन सभी पावर और गिफ्ट की वजह से आप वो नहीं कर पाते हो जो आपको करना चाहिए। ये पावर और गिफ्ट ही तय करते हैं कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम गॉड के गुलाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं है? क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता है कि हमें ये सारे गिफ्ट और सारी ब्लेसिंग्स को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए? सभी लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर जनरल कहता है कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, पर लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने एक पर्सन को यहाँ पर बुलाया है। और तभी वहाँ से ब्रैड बाहर आता है। सभी लोग उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी ब्रैड कहता है कि जरा आप अपने पीछे देखिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिस पर ब्रैड कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारे काबू में है और ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और इस मॉन्स्टर के अंदर 10,000 सोल्जर्स की पावर है और ये चीज जनरल ने कही होती है, इसलिए सब लोग इसे मान जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो ब्रैड होता है वो अपनी पावर मैरोनेटी का इस्तेमाल कर उस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो सभी को कहता है कि मेरी इस पावर का नाम मैरोनेटी है और अगर आप सभी अपने ब्लेसिंग्स को छोड़ भी देते हैं तो अभी आप इस पावर का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और जो आपकी पावर है वो हमेशा आपके अंदर ही रहेगी। बहुत सारे लोग इनकी बातों में आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर कभी ब्रैड की मौत हो जाती है तो इनकी पावर्स का क्या होगा? जिस पर ब्रैड बोलता है कि तुम लोगों की बात सच है, अगर मैं भविष्य में मर जाता हूँ तो तुम लोग वो चीजें नहीं कर पाओगे, पर लेकिन इसी के लिए ये लोग हमारे साथ में है। और यहीं पे वो मिस्टीरियस पर्सन भी होते हैं और जब वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी रियलिटी दिखाता है कि वो असल में कौन है तो उसे देखकर सबकी फटके चबूतरा हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं
नहीं बल्कि डीमन है। ब्रेड कहता है कि तुमको इन डीमन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, डीमंस हमारी उन पावर को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने डीमंस के साथ समझौता कर लिया है। हमें उन ब्लेसिंग्स की कोई भी जरूरत नहीं है बल्कि हमें डीमंस के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, जिसके बाद हमारी उन ब्लेसिंग को रिप्लेस कर दिया जाएगा जिनकी हमें कभी जरूरत ही नहीं थी। और बस ऐसे ही सभी लोग ब्रेड की बातों में आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रेड कह रहा होता है कि बस मेरी तारीफ करो, मैं हूँ जो तुम सब पर राज करने वाला हूँ। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रीक और एडवर्ड अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और जो एडवर्ड होता है वो ग्रीक के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि जो उसकी ब्लेसिंग है वो 1 मीटर के अंदर किसी और की ब्लेसिंग को नलीफाई कर सकता है। पर लेकिन यहाँ पर ग्रीक भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वो कहता है कि तुमने ब्लेसिंग को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा के रख लिया है। एक इंसान का लेवल ही उसका एक असली लेवल होता है और वही उसकी असली पावर होती है। और अगर हम अपने लेवल को बढ़ा देते हैं तो हम गॉड तक को डोमिनेट कर सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम क्लार्क को देखते हैं जिसके सामने वही डीमन खड़ा होता है और वो उससे कहता है भले ही जो ब्लेसिंग्स है वो हमारा माइंड वॉश कर देती है पर लेकिन हम एक नाइट है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कंट्री को सुरक्षित रखें। और तभी जो ये डीमन होता है वो उनसे कहता है तो अच्छा ठीक है, तुमने मरने का मन बना ही लिया है। और फिर वो डीमन गायब हो जाता है और एक एक करके सभी सोल्जरों को मार रहा होता है। उसने क्लार्क को भी बहुत ज्यादा गहरे जख्म दे दिए होते हैं लेकिन क्लार्क अभी भी उसके सामने अपनी तलवार लेके खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर डीमन कहता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ पर लेकिन तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकते हो। जिस पर क्लार्क कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता हूँ पर लेकिन मैं एक नाइट हूँ और मुझे मरते दम तक लड़ना होगा। और तभी हम देखते हैं कि क्लार्क के पीछे वेट्रेस आ जाती है जो उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम नाइट है और हमें मरते दम तक ही लड़ना होगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पता नहीं ग्रीक ने कैसे एडवर्ड को हरा दिया होता है। और ग्रीक कहता है कि तुमने देख लिया ना कि हम दोनों के पावर गैप कितने बड़े हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जिसे देखकर ग्रीक कहता है कि क्या तुमने हीरो को मार दिया। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस पर्सन ग्रीक के ऊपर ही हमला कर देती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिर वो बची कैसे। हम देखते हैं कि जब इन सभी लोगों ने अकीरा के ऊपर हमला किया था तब उसके ऊपर एक मैजिक बैरियर आ चुका था। और मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा एक्सप्लेन किया गया है। जो एलन था उसे पहले से ही पता था कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही अकीरा के ऊपर एक मैजिक बैरियर कास्ट किया हुआ था। और तभी सीन चेंज होता है और हम ब्रेड को देखते हैं जो बस यही कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बातों में आ चुके हैं, अब मुझे भगवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है अपने भाई एलन पे जो उसे ही देख रहा होता है, जिसे देखकर ब्रेड कहता है कि जो एलन होता है वो अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और एलन यहाँ पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है जिसके अंदर हम वेट्रेस और उस डीमन को देख सकते हैं। और हम उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वेट्रेस उस डीमन से पूछ रही होती है कि आखिर उसने प्रिंसेस को मारने की कोशिश क्यों की और वो लोगों की ब्लेसिंग्स को क्यों छीनना चाहते हैं। तो मारने से पहले यहाँ पर जो डीमन होता है वो वेट्रेस को सब कुछ बताने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो माइल होती है वो अपने इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करके ये सब लाइट ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। यहाँ पर डीमन वेट्रेस को बताते हैं उसे मारने से पहले कि जो जनरल और प्रिंसेस है उनके पास स्पेशल टाइप का गिफ्ट है और वो उनका इस्तेमाल करके उनके लिए बाद में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए जो ये डीमंस है और साथ ही ब्रेड है वो नॉर्मल ह्यूमंस का माइंड वॉश कर रहे हैं ताकि वो अपने जो गिफ्ट है उनको ऐसे ही छोड़ दे। और इतना सब कुछ काफी होता है ब्रेड के एल लगवाने के लिए। और यहाँ पर गुस्से में आकर ब्रेड खुद ही कह देता है कि एलन यहाँ से चला जाए और उसके प्लान को खराब ना करे। और यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ब्रेड उनका काटने वाला था। और तभी प्रिंसेस कहती है कि जो मॉन्स्टर है वैसे ही मॉन्स्टर उसे भी मारने के लिए भेजे गए थे। और यहाँ पर जो ब्रेड होता है वो कह रहा होता है कि ये सब एलन की गलती है, उसकी वजह से ही हमारा प्लान खराब हुआ। और तभी ब्रेड अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर लेकिन यहाँ पर जो एलन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके कंट्रोल को तोड़ देता है। और जो ब्रेड होता है उसे इन चीजों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उन मॉन्स्टरों को खुला छोड़ देता है जिससे वो ह्यूमंस पे हमला करने लगते हैं। और जो प्रिंसेस होती है वो उन सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहती है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो कह रहा होता है कि ये सब उसकी गलती है कि उसने अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दिया। पर लेकिन एलन ने पहले भी कहा था कि अगर उसका छोटा भाई किसी गलत रास्ते पर जाता है तो उसका बड़ा भाई एलन उसे ऐसा करने से जरूर रोकेगा। और तभी जो ब्रेड होता है वो अपनी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके एलन के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन एलन उसी स्ट्रिंग को पकड़ के खींचता है और वो एक बहुत ही ज्यादा जोरदार घूसा मारता है ब्रेड को, जिससे एक ही घूसे में उसकी गुड मॉर्निंग हो जाती है। और यहाँ पर ब्रेड के बेहोश होने के बाद जो यहाँ की सिचुएशन रहती है वो कंट्रोल में आ जाती है। और तभी जो एलन होता है वो एलिस से कहता है कि तुम यहाँ की सिचुएशन संभाल लेना और वो अपने फादर को रोकने के लिए जा रहा है। पर लेकिन जो एलिस होती है वो नहीं चाहती थी कि एलन यहाँ से जाए क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसे अपने फादर से लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एलिस कहती है कि तुम्हें क्या इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर एलन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। और यहाँ पर एलन कहता है कि नहीं, उसे अपने फादर को रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर वेट्रेस को देखते हैं जो उस डीमन से फाइट कर रही होती है। पर लेकिन यहाँ पर डीमन वेट्रेस को
को नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि वो गायब हो चुकी है। और यहाँ पर डीमन समझ जाता है कि ये उसी लड़की की पावर है जो हॉरन के पास थी, इसीलिए डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर लेकिन तभी नोएलिन उस डीमन के ऊपर अपने डैगर से हमला करती है और उसी का फायदा उठाकर जो वेट्रेस होती है वो अपनी तलवार से उस डीमन को मार देती है। और तभी वहाँ पर क्लार्क आता है जो वेट्रेस से इस पूरी सिचुएशन के बारे में पूछ रहा होता है। पर लेकिन उससे पहले वो वेट्रेस को शुक्रिया करता है उसकी और उन सभी की जान बचाने के लिए, जिस पर वेट्रेस कहती है कि अभी उन सभी के पास बात करने का भी टाइम नहीं है। डीमंस पूरे रॉयल कैपिटल में घुस चुके हैं, इसलिए उन सभी को मिलकर उन डीमंस को भगाना होगा। इसीलिए जो वेट्रेस होती है वो उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी मदद करे। और तभी यहाँ पर एलन आ जाती है अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर। और तभी सीन चेंज होता है और हम अकीरा और एडवर्ड को देखते हैं जो ग्रेग से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। और तभी एडवर्ड अकीरा से कहता है ग्रेग के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो भविष्य में देख सकता है, पर लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और फाइट के बीच में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एडवर्ड ग्रेग से कहता है कि तुम्हारी वाइफ कभी नहीं चाहेगी कि तुम ऐसे रास्ते पे चलो, लेकिन तभी ग्रेग कहता है कि उसने अपनी वाइफ की डेथ पहले ही देख ली थी और उसे बचाने के लिए जो कर पाया उसने किया, पर लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। यहाँ पर ग्रेग की वाइफ के पास एक गिफ्ट था जिसका नाम था सेक्रेट मदर, मतलब वो जिस भी पहले बच्चे को जन्म देगी वो हीरो होगा, पर लेकिन उसने जन्म दिया एलन को जो एक फेलियर था। और बस इन्हीं सब चीजों को देखकर ग्रेग को ऐसा लगा कि जो भी ये गलती है वो गॉड और उनके गिफ्ट्स की है, इसीलिए वो इनको मिटाना चाहता है और वो इस चीज के लिए अपनी लाइफ और भी एक्सचेंज कर सकता है। और तभी ग्रेग अटैक करता है अकीरा के ऊपर और अकीरा उसको रोकती है अपनी ठंडा से। एक समय तो इनकी पावर बराबर रहती है, पर लेकिन जो ग्रेग की डार्क पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अकीरा को ओवर पावर कर देती है, जिससे वो दीवार में जाकर टकरा जाती है और गिर जाती है। अब यहाँ पर बस एडवर्ड बचता है जो समझ जाता है कि जो ग्रेग के पास पावर है वो डार्क एनर्जी है और वो उसे डीमन से मिली है। और तभी ग्रेग एडवर्ड के ऊपर हमला कर देता है जो उसे लग भी जाता है। और यहाँ पर एडवर्ड को ऐसा लगता है कि जो ये डार्क एनर्जी है वो उसे अंदर से खा रही है। और यहाँ पर बस लास्ट टाइम जो एडवर्ड होता है वो ग्रेग को समझाने की कोशिश करता है, पर लेकिन ग्रेग कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और फिर यहाँ पर जो ग्रेग होता है वो एडवर्ड को मार देता है और उसका सेकंड टारगेट होता है अकीरा। वो उसके ऊपर जैसे हमला करता है तभी उसके सामने एलन आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक देता है। इसे देखकर ग्रेग हंसते हुए कहता है कि उसका ना करा बेटा, अब वो उसे रोकेगा। और यहाँ पर जो ग्रेग होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एलन के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन एलन बड़ी इजीली उसके अटैक को झेल जाता है, जिसे देखकर ग्रेग कहता है तुम मेरे अटैक को कैसे झेल गए और तुम हो कौन? जिस पर एलन कहता है कि वो उसे जानता है, वो वही फेलियर है और इतना सब होने के बावजूद मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ और अगर मेरी माँ होती तो वो भी यही चाहती। जिस पर ग्रेग कहता है कि मारियल का नाम अपनी जबान से लेना भी मत। और तभी ग्रेग अपना फाइनल अटैक करता है एलन के ऊपर और यहाँ पर जो एलन होता है वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो इसी बीच देखता है अपने फादर के अंदर उस बसे गुस्से को। एलन अपने फादर के गुस्से और साथ ही उनके दर्द को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा होता है और साथ ही ये भी कि वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते थे और वही उनकी कमजोरी भी थी और कमजोरी किसी भी इंसान को बदल सकती है। ये बात एलन बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है, इसलिए उसने पहले डिसाइड कर लिया था वो किसी के भी बीच में नहीं आएगा और वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। पर लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एलन के ऊपर डिपेंड करते हैं और एलन को उनको बचाना ही होगा, इसलिए वो वापस आता है और अपने फादर के ऊपर सबसे खतरनाक अटैक करता है। पर लेकिन इस अटैक से उसके फादर को कुछ भी नहीं होता है, पर लेकिन जो वो मैजिक यूज कर रहे होते हैं वही उन्हें अंदर से खत्म कर रहा होता है। और यहाँ पर लास्ट बार एलन के फादर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं फुल पोटेंशियल पर ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ पे एलन के सामने डार्क एनर्जी से बना एक टॉर्नेडो होता है और उसी से सब तबाही हो रही होती है, इसलिए एलन उसके अंदर कूद जाता है और उसे वहाँ पर दिखता है उस टॉर्नेडो का सेंटर और यहाँ पर एलन उसे बीच से काट देता है और इस चीज से वहाँ पर जो तबाही होने वाली थी वो रुक जाती है। और तभी वहाँ पर ग्रेग भी आ जाता है, पर लेकिन इतनी ज्यादा ताकत यूज करने की वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो राख में बदल रही होती है। एलन यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसके फादर कहते हैं कि जो उसके फेट में लिखा था वो उसने पूरा किया और यहाँ पर अपने लास्ट मोमेंट पर जो ग्रेग होता है वो अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना एलन होता है वो किंग के सामने होता है और यहाँ पर जो किंग होता है वो पूरे कैपिटल को बचाने के लिए एलन को ड्यूक का टाइटल देता है, पर लेकिन जो एलन होता है वो इस टाइटल को लेने से ही मना कर देता है और किंग ये बात पहले से ही जानता था क्योंकि उसने अपनी बेटी से एलन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एलन होता है वो डिसाइड करता है कि वो वापस ग्रैंड हॉल जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है जो एलन से कहती है कि अब उसको भी उसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि जो एलन था उसने ड्यूक बनने का टाइटल ठुकरा दिया, इसीलिए वो टाइटल यहाँ पर एलिस को लेना पड़ा था। और अब वेस्टफेल फैमिली के अंडर जितनी भी टेरिटरी आती है अब उन सभी टेरिटरीज का ध्यान यहाँ पर एलिस को रखना पड़ेगा। और तभी जो एलन होती है वो पूछती है एलिस से कि यहाँ पर वेट्रेस कहाँ पर गई। एलिस बताती है कि जो वेट्रेस
वेट्रेस है वो रॉयल फैमिली की गार्ड है, ना कि उसकी। इसलिए जो अब एलिस है वो एक ड्यूक बन चुकी है, इसलिए अब जो वेट्रेस है वो उसकी गार्ड नहीं रही। एलन कहती है क्या तुम वेट्रेस के बिना यहाँ से चले जाओगे, जिसपे एलिस बोलती है कि जो वेट्रेस है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे पास जरूर आ जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एंजल होती है और रोते हुए कह रही होती है कि ये सब उसकी गलती है। और गाइस ये एलन ही है, पर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर एलन कह रहा होता है कि ये उसकी गलती नहीं है बल्कि ये मेरी ही जिद थी। और मरते हुए भी हीरो कह रहा होता है कि जो उसकी आने वाली अगली जिंदगी है बस उसे अपनी उस लाइफ को पीसफुल तरीके से जीना है। और तभी एलन की आंख खुलती है और एलन नीचे आता है ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पर पहले से ही जो एलिस है उसने ब्रेकफास्ट बना के तैयार किया है। और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं जो एलन की लाइफ है वो भी पहले से काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर एलन ब्रेकफास्ट करते हुए कह रहा होता है कि क्या वो दोनों लड़कियां अभी भी सो रही हैं। और जैसे ही वो उनका नाम लेता है वो दोनों ही नीचे आ जाती हैं। और यहाँ पर जो नोएल होती है वो अभी भी अपने नाइट सूट में होती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि तुमने अपने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने, जिस पर नोएल कहती है कि तुम इतना ज्यादा क्या बन रहे हो, तुमने तो मुझे इससे भी ज्यादा कम कपड़ों में देखा है। और ये बात सुनने के बाद जो एलिस होती है वो अपने एलन का ही गला पकड़ लेती है और वो कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसे कितने कम कपड़ों में देखा है। और फिर थोड़ी देर बाद एलिस का गुस्सा शांत होने के बाद जो एलन होता है वो उसे बताता है कि जब नोवेल अपने टूल को बनाने जा रही थी तब उसने बस थोड़े से ही कपड़े उतारे थे। और तभी जो नोवेल होती है वो हमारे एलन को याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया था कि आज वो उसकी नई तलवार को टेस्ट करेगा। लेकिन तभी जो एलिस होती है वो भी कहती है कि एलन ने उससे वादा किया था कि आज वो उसकी पेपर वर्क में मदद करेगा। और तभी जो तीसरी लड़की होती है वो भी कहती है कि एलन ने उससे वादा किया था कि आज वो उसे घुमाने बाहर ले जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर एलन को ही पता नहीं चलता कि आखिर उसने इन तीनों से ये वादे कब किए। लेकिन तभी आखिर में गिल्ड रिसेप्शनिस्ट आ जाती है बहुत सारा काम लेके एलन के लिए, और एलन उसके साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी ये चारों लड़कियां आपस में झगड़ने लगती है कि एलन किसके साथ जाएगा, और इसके भाई चारों हाथ पैर पकड़े खींचने लगते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलन को ही देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक चुका है और लेटा हुआ होता है, क्योंकि उसने चारों से किए हुए वादों को पूरा जो किया है। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन इन सभी लड़कियों को कह रहा होता है कि वो आज से अपनी एक नई जर्नी शुरू करेगा, मतलब कि वो बाकी के अंपायर्स के अंदर घूमेगा और अगर उसे ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो रह सके तो वो वहीं पर बस जाएगा। और अभी सबसे पास है विक्टोरिया एम्पायर है जहाँ पर एलन जाने वाला है। और यहाँ पर नोएल को पता है कि वो वहाँ पर बहुत सारे एफिडेंट ड्रॉप्स रहते हैं और इनसे वो बहुत कुछ सीख सकती है, इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो एलन के साथ जाएगी। पर लेकिन जिस पर एलन कहता है कि पर उसने कब कहा कि वो उसके साथ जाएगी, जिस पर नोएल कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और वैसे भी अगर 2-3 लोग और ऐड हो जाते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बनेंगे ना। तो ये दोनों लड़कियां तो जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर लेकिन जो एलिस है उसके पास एक पूरी टेरिटरी है रूल करने के लिए और बहुत सारा पेपर वर्क भी है, इसीलिए यहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि वो जाए कैसे। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वो अपना सारा वर्क और ये टेरिटरी वेट्रेस को देकर यहाँ से एलन के साथ निकल जाती है। पर लेकिन अंपायर तक जाने का रास्ता बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था और तभी यहाँ पर जो एलन होता है वो अपने कैच को रोक देता है, जिस पर तीनों लड़कियां पूछते हैं कि क्या हुआ। एलन बताता है कि उनके ऊपर ही डेजर्ट रीपर्स है। पर लेकिन एलन अपनी एक ही तलवार के स्विंग से उन सभी डेजर्ट रीपर्स को मार देता है और तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर अंपायर में आ जाते हैं। और हाँ गाइस, मेरे गले में बहुत सारे छाले हो चुके हैं, ये दिक्कत मुझे हर बार हो जाती है, पता नहीं क्यों। और ऐसा हो सकता है कि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाऊं, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो बैक टू वीडियो, हम आ चुके थे अंपायर के अंदर और यहाँ पर एलन कहता है कि भले ये अंपायर बॉर्डर के पास हो पर लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चहल पहल है। और तभी एक लड़की एलन से टकरा जाती है, पर लेकिन जो एलन होता है वो इस लड़की को पहचानता है और इसका नाम है हेनरिटी। और ये एक मार्किन की लड़की है, मतलब कि ये अमीर पार्टी है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ पर बिना सर्वेंट के कैसे घूम रही है। और तभी हेनरिटी एलिस को पहचान जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जो एलिस होती है वो कह देती है कि वो यहाँ पर बस घूमने के लिए आई है। यहाँ पर हेनरिटी समझ जाती है कि जो एलिस है वो उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती है। पर लेकिन वो उन लोगों को वार्निंग देती है कि जो एम्पायर है वो अभी एम्बर्स के साथ मिलकर कुछ तो प्लान कर रहे हैं, मतलब कि वो कभी भी फट सकते हैं। और साथ ही जो इस एम्पायर की सबसे तगड़ी यूनिट है वो भी हलचल में है, इसलिए तुम सबको घर लौट जाना चाहिए। और ये कहने के बाद हेनरिटी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो एलन होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है और वो उन सभी से कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। यहाँ पर एलन पहचान चुका था कि जो हेनरिटी है वो कॉर्ट्स की स्टूडेंट है और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने वार्निंग किसके नाते दी, एक मार्किन की बेटी होने के नाते या फिर कॉर्ट्स की स्टूडेंट होने के नाते। इस बात पर हेनरिटी कहती है कि वो उनकी पिछली लाइफ थी और वो इस लाइफ के
उसके अंदर बस हेनरिटी है। हाँ, पर कॉर्ट्स के स्टूडेंट होने के नाते इसके पास अपने पास्ट लाइफ की थोड़ी बहुत पावर्स है, पर थोड़ी लिमिट के साथ। और यहाँ पर तभी एलन कहता है कि पर लेकिन तुमने दोबारा से इस दुनिया में जन्म क्यों लिया? जिस पर हेनरिटी शर्माते हुए कहती है कि एलन की किस्मत में लिखा है वो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ता रहेगा। इस बात से एलन समझ जाता है कि हेनरिटी को उसकी परवाह थी, इसलिए वो यहाँ पर उसे बस देखने के लिए आई थी। और यहाँ पर जो एलन होता है वो उसकी बात मानकर वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक दूर धमाके की आवाज आती है और एलन उस जगह के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक बंदा एलन के ऊपर हमला कर देता है अपने डैगर से, पर लेकिन जो एलन होता है वो उसे रोक देता है और उसे रोकते ही वो बंदा पता नहीं अपने आप ही मर जाता है। और तभी वहाँ पर अंपायर के गार्ड्स और ये लड़की भी आ जाती है और उन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि एलन ने इसको मारा है। एलन उन्हें समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि तुमने बिना किसी वेपन के और साथ ही बिना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसे मारा कैसे? जिस पर एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया? जिस पर ये लड़की एलन को बताती है कि इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल करके वो ये पता कर सकती है कि उस जगह पर कौन सी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया गया है। पर लेकिन जो डीमंस की पावर है वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए वो डीमंस की पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। और यहाँ पर जो एलन होता है वो उससे कहता है कि वो कोई डीमन तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर इस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा होता है। उस लड़की को प्रूफ चाहिए कि जो एलन है वो कोई डीमन नहीं है, और वो उससे कहती है कि जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक तुम हमारी प्रिजन में रहोगे। और वो उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी जो एलन होता है वो गायब हो जाता है। और ये चीज देख के वो लड़की अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि पूरे टाउन को सील कर दे। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि एलन की मदद मार्लिन ने की थी। और जो मार्लिन की पावर है वो थोड़ी डीमन से सिमिलर है, इसलिए वो लड़की इसकी प्रेजेंस का पता नहीं लगा पाई। और यहाँ पर एलन नोटिस करता है कि यहाँ पर हेनरिटी भी होती है। और हमें पता चलता है कि जब यहाँ पर एलन वापस नहीं आया था तो हेनरिटी ने आकर एलिस से कहा था कि वो उसकी मदद करे। तो अब एलन की वजह से जो चीज हो रही है उससे पूरे टाउन को कुछ दिनों के लिए सील कर दिया गया है, मतलब कि अब कुछ दिनों तक ये लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और तभी हेनरिटी उन सभी को अपने घर पर लेके आ जाती है। और तभी जो यहाँ पर एलन होता है वो वापस साइलस से मिलता है और हमें पता चलता है कि जो साइलस था वो पहले एलन के घर का हेड बटलर था। यहाँ पर साइलस एलन को बताता है कि जब उसके फादर ग्रीक ने एलन को बाहर निकाल दिया था अपने घर से, तो बाकी के जो सर्वेंट थे उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद जो हेनरिटी थी उन्होंने ही सबको काम पे रखा था। और हमें पता चलता है कि जो हेनरिटी के माँ बाप थे वो एक इंसिडेंट के चलते मारे गए थे। और जो हेनरिटी थी वो इनकी बस एक लौती डॉटर थी, ना उसका कोई भाई था ना कोई बहन थी। और हेनरिटी इतने बड़े मेंशन में अकेली रहती है। पर लेकिन जो एल होता है वो इन सब बातों को साइड में रखते हुए हेनरिटी से कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है असल में। इस बात पर हेनरिटी एलन को बताती है कि 1 साल पहले एम्पायर का किंग मार जा चुका है। इस बात पर नोएल कहती है कि वो इतनी ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन उन्हें ऐसे ही क्यों बता रही है। पर लेकिन जो हेनरिटी होती है वो इन सभी के ऊपर विश्वास करती है, इसलिए वो इन्हें ये इन्फॉर्मेशन बता रही है। पता नहीं इतनी जल्दी इन लोगों को एक दूसरे पर भरोसा कैसे हो जाता है। मेरा दोस्त तो मेरे साथ बचपन से है, पर लेकिन मुझे अभी तक उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। जो हेनरिटी होती है वो सभी लोगों को कहती है कि जब तक बाहर का झमेला खत्म ना हो जाए वो उसके घर में रह सकते हैं। और तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग सो चुके हैं और एलन यहाँ पर खड़ा होता है। तभी हेनरिटी आती है और यहाँ पर जो एलन होता है वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि जो सब यहाँ पर हो रहा है वो डीमंस करवा रहे हैं। इस बात पर हेनरिटी कहती है कि हाँ, उसे भी ऐसा लग रहा है कि जो ये सब हो रहा है वो डीमंस करवा रहे हैं। और तभी जो एलन होता है वो कहता है कि तुम कब से मेरे ऊपर नजर रख रही हो, क्योंकि जैसे ही मेरे सर्वेंट्स ने नौकरी छोड़ी तुमने उन्हें हायर कर लिया और ये बहुत ज्यादा एक परफेक्ट टाइमिंग थी। पर लेकिन जिस पर हेनरिटी कहती है कि ये बस एक इंसिडेंट था और कुछ भी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। पर हम हेनरिटी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश है एलन को देखकर, क्योंकि एलन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अपने पास्ट लाइफ के अंदर एलन को गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, भले ही वो एक हीरो ही क्यों ना हो। पर लेकिन इस लाइफ के अंदर एलन बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन यहाँ पर हेनरिटी को एक चीज बहुत ज्यादा बेकार लगती थी कि एलन की खुशी की वजह वो नहीं है, और इसीलिए वो बचपन से ही एलन के ऊपर नजर रख रही थी। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग मेंशन के अंदर पैक हो चुके हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। और जो नोवेल है उन्हें ड्रॉप से मिलना है और वो बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो उनसे तलवार बनाना सीखना चाहती है। हेनरिटी बाहर जाने से मना कर रही होती है क्योंकि पूरे टाउन के अंदर हाईलाइट हो चुका है। और यहाँ पर जो नोवेल होती है इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो बिना किसी इक्विपमेंट के हवा के अंदर तलवार बना रही होती है। और तभी एलन कहता है कि ब्लैक वुल्फ नाइट की नजर उसके ऊपर है, ना कि यहाँ पर नोवेल के ऊपर, इसलिए नोवेल के बाहर जाने से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बात सुन के हेनरिटी नोवेल को बाहर जाने की परमिशन दे देती है। पर लेकिन सेफ्टी के लिए यहाँ पर मार्लिन भी उसके साथ आई है और बाहर जाने के बाद ये लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब खा पी रहे होते हैं। और बाकी के जो एल्स होते हैं वो नोवेल को ही घूर रहे होते हैं और नोवेल को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए बाकी के लोग उससे नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं। और
और तभी एक बंदा नोएल से बात करने की कोशिश करता है, पर लेकिन मार्लिन उसे डरा के भगा देती है। लेकिन बहुत सारे लोग नोएल से बात करना चाहते थे और तभी जो मार्लिन होती है वो नोएल को लेकर वापस से मेंशन के अंदर आ जाती है और जो सब उनके साथ हुआ वो इन सबको भी बताती है, जिस पर एलिस कहती है कि नोएल काफी ज्यादा क्यूट है, शायद इसी की वजह से सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं। पर लेकिन जो हेनरिटी होती है वो कहती है कि खाली क्यूटनेस ही वजह नहीं हो सकती है, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। पर लेकिन यहाँ पर नोएल को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, तो जो हेनरिटी होती है सभी लोगों को लेकर खुले में आती है और वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एक जंगल में आ जाते हैं जिसका नाम एल्विन फॉरेस्ट है। और हेनरिटी बताती है ये एलिन फॉरेस्ट है और नाम से पता चल रहा है कि शायद इसके अंदर एल्फ रहते होंगे और इस फॉरेस्ट से बाहर आने का बस एक ही रूल है कि तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज को खोना होगा, तभी तुम इसके बाहर आ सकते हो। पर लेकिन हेनरिटी ने पक्का कोई डील की होगी जिससे वो फॉरेस्ट के अंदर और बाहर जा सकती है और उससे इसकी मेमोरी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हेनरिटी बताती है कि एल्फ ने एक बैरियर बनाया हुआ है जिससे उनका फॉरेस्ट छुपा हुआ है। पर लेकिन यहाँ पर जो एल्फ होता है वो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि एल्फ के पास इतनी ज्यादा पावर है कि उन्होंने एक ऐसा बैरियर बनाया है जिससे हमारा एलन भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। पर लेकिन एलन को ऐसा लगता है कि इसमें हेनरिटी ने भी उन लोगों की मदद की होगी, जिस पर हेनरिटी बताती है कि हाँ उसने बस थोड़ी बहुत ही मदद की है। और फिर हेनरिटी उन सभी को फॉरेस्ट के अंदर लेके जाने लगती है और वो लोग जैसे अंदर पहुंचते हैं तभी बहुत सारे एल्फ उन्हें घेर लेते हैं और यहाँ पर तभी वो एल्फ नील डाउन हो जाते हैं, मतलब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिवाय हेनरिटी के, क्योंकि वो जानती है क्योंकि उनकी रूलर वापस आ चुकी है और वो नोएल है। यहाँ पर एलन समझ जाता है कि ये सब आइस ऑफ फेस वन की वजह से है और ये चीज होरेन ने भी इन लोगों को बताई थी। और जो ये एबिलिटी होती है वो बस रॉयल्टी के अंदर ही होती है, मतलब कि जो नोएल है वो एक प्रिंसेस है। पर लेकिन अब नोएल के अलावा रॉयल फैमिली का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है और जब तक कोई भी रॉयल फैमिली का बंदा नहीं था तब तक इस बंदे ने इन सभी एल्फ्स को संभाल रखा था। और यहाँ पर प्रेसिबल इन सभी एल्फ्स की तरफ से नोएल को वेलकम करता है। पर लेकिन अचानक से वो चेंजेस की वजह से जो नोएल है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं थी और ये चीज ये बंदा बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो इन सबको एल्फ के गांव के अंदर ले चलता है ताकि जो नोएल है वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए। और तभी वहाँ पर दो ट्विन एल्फ आते हैं जो नोएल के लिए चेस्टनट लेकर आए थे और जो नोएल होती है उन दोनों से एक एक ले लेती है, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी पर्सिवल उन दोनों बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसे भी जो उन दोनों के पीछे खड़ा था, मतलब कि फिलिप को। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि उन दोनों को तो नोएल के साथ बात करने का मौका दिया पर लेकिन उसे नहीं, वो दोनों तो बुरे थे पर वो नहीं। और वो आगे कुछ कहे इससे पहले पर्सिवल उसे रोक देता है और फिलिप बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ से भाग जाता है और हमें पता चलता है कि जो पर्सिवल है वो पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और तभी सीन चेंज होता है और हम कैप्टन लिजर्ड को देखते हैं जो अपने घर की दीवार टाप कर बाहर आ रही होती है और तभी उसे ऑसबर्ट देख लेता है, जिस पर लिजर्ड उससे कहती है क्या उसे एल्विन फॉरेस्ट का रास्ता मिला, जिस पर वो कहता है कि नहीं, अभी तक वो उसे नहीं ढूंढ पाया है। इस बात पर कैप्टन लिजर्ड कहती है कि तुम इतने ज्यादा डरावने दिखोगे तो तुमसे सभी एल्फ दूर भागी जाएंगे ना। और जिस पर ऑसबर्ट कहता है कि ये बात उसे वो कह रही है जिसने एक टैबू को तोड़ा हो। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता और यहाँ पर बताया भी नहीं क्या है, पर लेकिन जो ये बंदा है वो इसे क्रिमिनल कहने की कोशिश कर रहा है। पर लेकिन यहाँ पर लिजर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को उसके गले पर रख देती है और वो कहते हैं कि ऐसे जोक तुम्हें बहुत ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर लिजर्ड को अभी भी इस बंदे का काम है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देती है। और वहीं दूसरी तरफ एलन फॉरेस्ट के अंदर सभी जो एल्फ होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर पर्सिवल एलन को बताता है कि जब तक उनका किंग यहाँ पर नहीं था तो सभी एल्फ बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर लेकिन अब उनकी लीडर वापस आ चुकी है। और यहाँ पर पर्सिवल एलन को बताता है कि जो एल्फ होते हैं वो सिर्फ अपने लीडर को ही सर्व करते हैं और बिना अपने किंग के वो लोग ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। जब ये सभी एल्फ अपनी उम्मीद खो चुके थे कि उनका कोई भी किंग बाकी नहीं है, तभी यहाँ पर हैंडेड आई थी और उसने पर्सिवल को बताया था कि अभी भी रॉयल फैमिली का एक मेंबर बाहरी दुनिया में है। और हैंडेड जब यहाँ पर आती थी तो वो बाहरी दुनिया का कुछ सामान लेकर आती थे जिससे जो एल्फ वो थोड़ा बहुत ग्रो कर पाए। एलन यहाँ पर कहता है कि वो तो जो बच्चे हैं वो तो डीमंस है ना, तो उन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया। यहाँ पर पर्सिवल बताता है कि आज से 3 साल पहले हैंडेड उन दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आई थी, जिस पर एलन से कहता है कि मेरी डीमन से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, पर लेकिन एल्फ ने उन्हें एक्सेप्ट कैसे किया। पर्सिवल बताता है कि शुरुआत में इन दोनों बच्चों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करा था, पर हैंडेड ने कहा कि अगर तुम डिफरेंट रेसेस के साथ में मिलकर रहोगे तो तुम बिना अपने राजा के और भी ज्यादा ग्रो कर पाओगे। और बस उसी वक्त से इन एल्फ का देखने का नजरिया बदल गया। पर लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एल्फ है फिलिप जैसे जो डीमंस को पूरी तरह से अपना नहीं पाए हैं। और तभी हम बात का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्टी खत्म हो चुकी है और ये सभी लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर मार्लिन को ऐसा लग रहा होता है कि जो नोएल है अब वो यहीं पर रुकने वाली है, पर लेकिन जो एलन होता
होता है वो कहता है कि आज सब लोग थक चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में कल बात करेंगे। एलन यहाँ से जा रहा होता है पर लेकिन वो इशारे में हेनेटी उसको मिलने के लिए बाहर बुला रहा होता है। और तभी हम नोएल को देखते हैं जैसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है और वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि उसे यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि जो उसकी मास्टर की आखिरी ख्वाहिश थी कि सबसे ज्यादा मजबूत तलवार बनाना, वो उसने पूरी कर दी है। तो अब उसके पास ऐसा कौन सा गोल है जिसके लिए वो मेहनत करे। और बस यही सब बातें सोचकर जो नोएल होती है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बाहर हवा खाने के लिए आ जाती है। और बस उसी सेम टाइम पर जो हैंड्रेड होती है वो एलन के कमरे में आ जाती है और एक लड़का और लड़की कमरे में अकेले हैं। और बस यही चीज को सोचकर जो हैनेटिस होती है वो शर्मा रही होती है और वो कहती है कि मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ थोड़ा जेंटल रहना। पर जो एलन होता है वो हैनेटिस को वापस जाने के लिए कह देता है और ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास आने का इशारा दे रही हूँ और तुम यहाँ पर मुझे जाने के लिए कह रहे हो। पर लेकिन जो हैनेटिस होती है वो इन सब बातों को साइड में रखकर कहती है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यहाँ पर जो एल होता है वो उन दोनों डीमंस बच्चे के बारे में हैनेटिस से पूछता है, जिस पर हैनेटिस बताती है कि जब किसी के अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए और सभी लोग मारे जाए, तो जो ये वर्ल्ड होता है वो उसके ओरिजिन को चेंज कर देता है और उसे डीमन बना देता है। और फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो भी डीमन ही होते हैं, पर लेकिन उनकी क्या गलती है इसमें। और जो लोग होते हैं वो उन्हें मारना चाहते हैं और जो डीमंस होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा इन सब चीजों को सर्वाइव करके जिंदा बच जाता है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बन जाता है। और आज से कुछ साल पहले मुझे ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में मिले थे और बस मरने ही वाले थे, तो मैं उन्हें इस कंडीशन में तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, और बस इसीलिए मैं उन्हें इस विलेज में लेकर आ गई। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग एक लेक के किनारे जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों डीमन बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर नोएल को एक चमकदार पत्थर देते हैं और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये पत्थर बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और एल्केमी में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये चीज फिलिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो पत्थर लेके जमीन पर फेंक देता है। पर लेकिन जब फिलिप को ऐसा लगता है कि हाँ उससे गलती हुई है तो वो वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि जंगल के बाहर। और जो हैंड्रेड होती है वो भी उसके पीछे जाने लगती है और जब हैंड्रेड फिलिप के पास पहुंचती है तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो दोनों डीमन हो पर लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया हो जिससे हम उन्हें हेट करें। फिलिप को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि वो दोनों डीमन बच्चे उनके रूलर के इतने ज्यादा पास आ रहे हैं, जिस पर हैंड्रेड कहती है कि वो बस अपने रूलर के पास आना चाहते हैं और उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं जैसा कि तुम करना चाहते हो। इससे तो तुम तीनों आपस में दोस्त बन सकते हो ना। और हाँ, वो दोनों तुमसे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और तुम उनसे बहुत ज्यादा बड़े हो, इसलिए तुम्हें उनसे प्यार से बात करना चाहिए। और डीमंस होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने डीमंस वाले काम किए हैं, इसलिए बस उन्हें उनकी रेस से जज मत करो। और फिर हैंड्रेड वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर फिलिप सोच रहा होता है कि हाँ उसने जो किया वो गलत था, तो अब से वो उनसे प्यार से बात करेगा। लेकिन तभी उसे ओजोन पकड़ लेता है क्योंकि उसे एल्फ फॉरेस्ट का पता जा। और तभी सीन चेंज होता है और हम इन सब लोगों को देखते हैं। ये सब लोग अच्छे से पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं और तभी हैंनरिटी हमारे एलन को बताती है कि जो नोएल है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, जिस पर एलन कहता है कि वो टेंशन में हो गई ना, वो अचानक से एल्फ की रूलर बन चुकी है, पर लेकिन अब ये उसके ऊपर है कि उन्हें उनकी रूलर बनना है या फिर नहीं। पर नोएल का इसलिए दिमाग खराब है क्योंकि उसे मीट खाना है, वो फल फ्रूट खाकर थक चुकी है। और फिर थोड़ी देर बाद जो हैंनरिटी होती है वो फिलिप को ढूंढने के लिए एलन फॉरेस्ट से बाहर निकल जाती है। एलन को इन एल्फ को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ को केयरफुल तरीके से जीते हैं, जिस पर लड़की कहती है कि उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा आलसी लोग हैं। एलिस कहती है क्या तुम एल्फ के पास कोई भी काम नहीं है, जिस पर ऑसबॉर्न कहता है वैसे भी एल्फ को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी स्पीशीज के मुकाबले उनकी जो एज है वो बहुत ही ज्यादा धीरे ग्रो होती है और वैसे भी उन्हें खाने की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जब भी उन्हें भूख लगती है या फिर ऐसा कुछ चाहिए होता है तो जंगल उन्हें खुद ही प्रोवाइड कर देता है क्योंकि वो जंगल से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। एलन जब अपनी आइस का इस्तेमाल करके ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि जो एल्फ है और साथ जो फॉरेस्ट है वो आपस में मिक्स हुए पड़े हैं। और ऑसबॉर्न जब ये चीज देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जो एलन है वो ये सब देख सकता है। और ऑसबॉर्न एलन को बताता है कि जो एल्फ होते हैं वो यहीं पर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और यहीं पर मर जाते हैं और मरने के बाद जो उनकी सोल होती है वो इसी फॉरेस्ट में मिक्स हो जाती है। और ये सब सुनने के बाद जो एल होता है वो डिसाइड करता है कि उसे यहीं पर रुकना है क्योंकि उसने शुरुआत में कहा था कि अगर उसे ऐसी कोई जगह मिलती है जहाँ पर वो सेटल हो सके तो वो होना चाहेगा और उसे वो जगह मिल चुकी है। और तभी ऑसबॉर्न नोएल से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या रुकना चाहती है और नोएल कुछ कहे उससे पहले एलन ही कह देता है क्या वो यहाँ पर रुक सकता है, जिस पर ऑसबॉर्न कहता है कि हाँ वो यहाँ पर रुक तो सकता है पर उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि फॉरेस्ट को एलन को स्वीकार करना होगा तभी वो यहाँ पर रुक सकता है और दूसरी कंडीशन ये है कि एलन को एल्फ की स्पीशीज
स्पीसीज में शामिल होना होगा। पर ये चीज ऑसबॉर्न को भी नहीं पता है कि जो फॉरेस्ट वो एलन को स्वीकार कैसे करेगा, पर लेकिन यही इनका नियम है और वो उसे तोड़ नहीं सकते हैं। पर ये चीज ऑसबॉर्न को भी नहीं पता है कि जो फॉरेस्ट वो एलन को स्वीकार कैसे करेगा, जिस पर एलन कहता है अच्छा तो फिर उन दोनों डीमन चाइल्ड्स का क्या, वो भी तो यहाँ पर रुके हुए है ना। जिस पर ऑसबॉर्न कहता है कि वो बस कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। एलन कहता है तो ठीक है, वो भी यहाँ पर बस कुछ समय के लिए रुकना चाहता है और वो उससे पूछता है कि वो कुछ समय कितना होता है, जिस पर ऑसबॉर्न बताता है कि वो कुछ 100 साल या फिर 100 साल भी हो सकते हैं, मतलब कि एक पूरी इंसानी उम्र के बराबर। और तभी जंगल की हवाएं ऑसबॉर्न को बता रही होती है कि जंगल में कोई घुस चुका है, जिस पर सभी लोग तो सतर्क हो जाते हैं। पर ऑसबॉर्न कहता है इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, जंगल में बहुत सारे लोगों को आने जाने की परमिशन है। और फिर ऑसबॉर्न उस बंदे से मिलने के लिए निकल जाता है और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं उसी घर के अंदर जहाँ पर ये पहले से रुके हुए थे। और यहाँ पर लोग चेस खेल रहे होते हैं और तभी जो एलिस होती है वो एलन से पूछती है क्या वो सच में यहाँ पर रुकने वाला है। एलन कहता है कि वो सोच रहा है कि उसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही यहाँ पर हेनरिटी भी है। हेनरिटी का नाम सुन के एलिस जलने लगती है और वो कहती है कि अच्छा वो यहाँ पर रुकी है इसलिए तुम भी यहाँ पर रुकना चाहते हो। एलन साफ साफ कह देता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, जिस पर एलिस कहती है तो अच्छा फिर तुम उसे जानते कैसे हो। यहाँ पर एलन अपने पिछले जन्म की बात तो नहीं बता सकता है, इसलिए वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उन दोनों के रास्ते एक ही हैं और बार बार वो ऐसे ही मिलते रहेंगे। इस चीज को एलिस गलत वे में ले लेती है और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर एलन कहता है कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। और तभी फिर नोएल कहती है कि उसने भी मन बना लिया है कि वो यहाँ पर रुकेगी, अभी तक उसने डिसाइड तो नहीं किया है कि वो इनकी रूलर बनने के लायक है या फिर नहीं। और रही बात स्मिथिंग और टूल्स बनाने की, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स भी रहते हैं जिनसे वो ये सब बहुत इजीली सीख सकती है। और नोएल यहाँ पर रुक रही है इसलिए मार्लिन भी यहाँ पर रुकने वाली है। और इन सबको यहाँ पर रुकता देख एलिस का भी मन रुकने का होता है, पर उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक फॉर्मल प्रिंसेस है और साथ ही उसके ऊपर वेस्टफेल फैमिली की टेरिटरी संभालने का जिम्मा भी है। और तभी सीन चेंज होता है और हम हेनरिटी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है, पर लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हैं ब्लैक वुल्फ की कमांडर लिजर्ड को। और तभी लिजर्ड कहती है कि ये तो सभी जानते हैं कि 1 साल पहले यहाँ के राजा को मार दिया गया था और जो भी उसके पीछे है उसे हेनरिटी छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर इन लोगों को शक था वो अचानक से गायब हो गया और वो अभी कुछ समय पहले यहीं आसपास देखा गया था और उसके बाद से फिर वो गायब ही हो गया। और ऐसा कुछ करना बस हेनरिटी कर सकती है, ऐसा इन लोगों को लगता है, इसीलिए इसके घर की तलाशी ली जा रही है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो एलन फॉरेस्ट में इन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पर आ चुका है। और हाँ गाइस, इस बंदे का नाम है ऑसबॉर्न और इसका नाम है पर्सिबल। अभी तक मैं इनका नाम गलत ले रहा था। पर्सिबल इस मूवमेंट को देखकर समझ जाता है कि फ्लिप का इस्तेमाल करके ऑसबॉर्न फॉरेस्ट के अंदर आ गया और हेनरिटी ने भी उसे बताया था जो ब्लैक वुल्फ की फौज है वो राजा के ऑर्डर को डायरेक्ट मानती है, अगर इसलिए वो तुम्हारे सामने कभी भी आते हैं तो उनसे झगड़ा मत करना क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरे गांव को तबाह करना हो या फिर किसी को भी मारना हो। इसलिए पर्सिबल अपने आप को शांत रखते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। और जिस पर ऑसबॉर्न कहता है कि यहाँ पर कोई क्रिमिनल से मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं बस चेक करना चाहता हूँ। पर्सिबल ऑसबॉर्न को समझाने की कोशिश तो करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर लेकिन ये बंदा जबरदस्ती से कहता है कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर दोनों डीमन चाइल्ड्स आ जाते हैं और ऑसबॉर्न उन दोनों को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो डीमंस के बच्चे हैं और इन्हें यहाँ पर रखना, मतलब कि इन्हें बचाना या फिर अपने साथ में रखना सबसे बड़ा क्राइम है। पर्सिबल उन दोनों बच्चों को छुपाने की तो कोशिश करता है, पर लेकिन जो ऑसबॉर्न होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और धमाके की आवाज से यहाँ पर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। और नोएल के पास जो स्टोन्स थे, मतलब कि जो उन दोनों बच्चों ने दिए थे, वो अचानक से चमकने लगते हैं और फॉरेस्ट भी नोएल को ये इशारा दे रहा होता है कि वो डीमंस के बच्चे खतरे में हैं और यहाँ पर कोई तो अनजान व्यक्ति घुस आया है। और इसलिए नोएल और मार्लिन वहां के लिए निकल जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एलन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे वहां पर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर जब वो 2 बच्चों को बचाता है तो वो दोनों बच्चे एलन की पावर को देखकर उसे मॉन्स्टर कह देते हैं और ये चीज एलन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो सोच रहा होता है। पर लेकिन उसे ये भी रियलाइज होता है कि जो उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था वो जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर भी हो, और इसलिए एलन उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। और हम वहीं पर आते हैं जहाँ पर जो पर्सिबल होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ऑसबॉर्न अपने अटैक्स को रैंडमली कहीं भी कर रहा होता है, मतलब कि अपनी ताकत को फ्लेक्स कर रहा होता है। और तभी ऑसबॉर्न को मौका मिल जाता है उन दोनों बच्चों को मारने का, पर लेकिन यहाँ पर फ्लिप उसके सामने खड़ा हो जाता है और ये बंदा इतना ज्यादा कमीना होता है कि उस बच्चे को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी ऑसबॉर्न के सर पर एक हथौड़ा पड़ता है और ये नोएल ने मार
रहा था और नोएल को देखकर ऑसबॉर्न उसके ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन मार्लिन उसे बचा लेती है। और यहाँ पर ऑसबॉर्न और भी ज्यादा हमले करता है लोगों के ऊपर, और जो पर्सिबल होता है वो उसे बचाने की तो कोशिश करता है, पर लेकिन ऑसबॉर्न पर्सिबल को ही मारने वाला होता है। लेकिन तभी एलन बीच में आ जाता है और ऑसबॉर्न तुरंत ही अपना अटैक नोएल के ऊपर करता है, पर लेकिन जो एलन होता है वो उसकी उस कनेक्शन को ही कट कर देता है, क्योंकि उसके पास डिवाइन आइज है। ऑसबॉर्न एलन से तो फाइट कर रहा होता है, पर कुछ इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा होता है, और तभी एलन अपने एक ही अटैक के अंदर उस बंदे को हरा देता है। इन लोगों ने ऑसबॉर्न को पकड़ तो लिया है, पर लेकिन अब उसके साथ बातचीत कैसे करे इन्हें नहीं पता है। ये लोग कुछ करे उससे पहले हेनरिएटा यहाँ पर आ जाती है और पूरी सिचुएशन को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ, और वो उन लोगों से कहती है कि अब इससे आगे वो यहाँ पर संभाल लेगी, और वो उन्हें बताती है कि जो टाउन के गेट है वो अब यहाँ पर खुल चुके हैं, इसलिए वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर एलन को ऐसा लग रहा होता है कि जो हेनरिएटा है वो कुछ तो इन लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही है, पर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं बोलता है, और फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इन लोगों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये लोग जिस कीमत पे गए हैं वो है हेनरिएटा की गिरफ्तारी। और हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जाए उससे पहले एलिस कहती है हेनरिएटा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और हमने उसे एक अच्छा सा गुड बाय भी नहीं बोला, तो हमें पहले उसे एक गुड बाय तो कहना चाहिए ना। जिस पर एलन कहता है कि वो जितना हेनरिएटा को जानता है कि अगर उससे कोई थैंक्स करे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, इसलिए जब हम यहाँ पर दुआ से आएंगे तब उसे इस चीज के लिए थैंक्स भी कह देंगे। और यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि प्लीज उसकी बहन को बचा लो। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि वो और किसी मुसीबत में ना पड़े, इसलिए वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पर लेकिन ये बंदा कहता है कि वो हेनरिएटा का छोटा भाई है और उसकी बहन खतरे में है। और ये बात सुन के लोग कहते हैं कि उन्हें पूरी बात जाननी है कि आखिर हुआ क्या है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग किसी रेस्टोरेंट या फिर बियर बार में तो बैठे होते हैं, और ये बंदा बता रहा होता है कि उसकी बहन को इस चार्जेस में अंदर किया गया है कि उसने किंग को मरवाया है। और ये बात पे लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, और ये कहते भी है कि हेनरिएटा ऐसा करवा ही नहीं सकती है। नोएल कहती है कि हमें हेनरिएटा की मदद करनी होगी, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर ये बंदा कहता है कि अगर हम सबूत भी इकट्ठे कर लेते हैं तो इससे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हायरअप्स है और साथ ही नोवेल्स है वो उस सबूत को दबा देंगे और हेनरिएटा को बाहर नहीं आने देंगे। जिस पर एलिस कहती है पर क्यों, तुम्हारी बहन तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिस पर ये बंदा कहता है कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसकी बहन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसी चीज से इन सभी को डर लगता है, और अभी कर्टिस के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को बचा नहीं पाएगा। और तभी एलिस को याद आता है कि हेनरिएटा ने कहा था कि उसकी फैमिली में उसके अलावा और कोई भी जिंदा नहीं है, तो अब ये कर्टिस कहाँ से आ गया। और एलन कहता है कि अभी उसके पास कोई अच्छा सा प्लान नहीं है, इसलिए पहले उसे सोचना पड़ेगा कि आगे वो क्या करे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये कर्टिस कौन है, क्योंकि हेनरिएटा ने तो कहा था कि उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है। एलन को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर लेकिन उसकी एक बात जरूर सच थी, मतलब कि उस बंदे की बात ये सच थी कि हेनरिएटा को ब्लैक वुल्फ ने पकड़ लिया है, क्योंकि एलन ने अपनी आइज का इस्तेमाल करके देखा था कि बहुत सारे ब्लैक वुल्फ के मेंबर यहाँ पर हेनरिएटा को ले जा रहे होते हैं। लास्ट में ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें हेनरिएटा के भाई के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि उन्हें हेनरिएटा को बचाना होगा कैसे भी, और अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो एलन संभाल लेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सच में हेनरिएटा को ब्लैक वुल्फ वाले अपने साथ ले जा रहे होते हैं। हेनरिएटा यहाँ पर कह रही होती है कि वो लोग उसके साथ अच्छे से भी बिहेव कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एक मार्किन की बेटी भी तो है ना। जिस पर लिजर्ड कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यही नियम है। वैसे तो लिजर्ड को मालूम है कि हेनरिएटा यहाँ से भागने नहीं वाली है, पर लेकिन अगर वो कैसे भी यहाँ से भाग जाती है तो लिजर्ड का सर काट दिया जाएगा। और इन सब चीजों से हेनरिएटा को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा लिजर्ड ने कहा था कि वो एलन के दोस्तों को यहाँ से जाने देगी, उसने अपना वादा पूरा किया। लिजर्ड कहती है कि अभी तक वो सभी लोग कैपिटल से भी बाहर निकल गए होंगे। जिस पर हेनरिएटा कहती है मुझे तुम्हारे पर विश्वास तो है, पर लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं कैसे भी करके तुम्हें जान से मार दूंगी। सीन चेंज होता है और हम हेनरिएटा के भाई पे आते हैं, जहाँ पर उसके साथ एक और नाइट होता है जिसने अपना चेहरा ढक रखा होता है, और वो बंदा कह रहा होता है कि वो इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। और फिर ये सभी लोग कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो नोटिस करता है कि ये सभी लोग अनसेटल्ड है। और तभी जो एलन होता है वो पूछता है क्या तुम सच में हेनरिएटा के भाई हो। जिस पर ये बंदा कहता है इन सभी को विश्वास दिलाने के लिए जो कर्टिस होता है वो इन सभी को बताता है कि वो उसका सगा भाई नहीं है बल्कि दूर का रिश्तेदार है, और बचपन से ही कर्टिस के पास कोई खास एबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से सभी लोग उसे बेकार समझते थे सिवाय हेनरिएटा के। और इसलिए जो कर्टिस है वो हेनरिएटा को इतना ज्यादा एडमायर करता है, और बस इसी तरह कर्टिस और हेनरिएटा की दोस्ती हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर कर्टिस के मम्मी पापा को ये पसंद नहीं था कि वो हेनरिएटा के साथ रहे, इसलिए वो उसे दूर कर देते हैं, और इसलिए कर्टिस हेनरिएटा को दूर से ऑब्जर्व करता था। और तभी
भी उसे पता चलता है कि ब्लैक बुल्स ने हेनरिटी को गिरफ्तार कर लिया है और हेनरिटी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। और कर्टिस की इस बात पे सभी लोग विश्वास कर लेते हैं। कर्टिस को भी अच्छा लगता है कि सभी लोगों ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया है। और तभी कर्टिस एलन से पूछता है कि आखिर तुम हेनरिटी को जानते कैसे हो, जिस पर एलन कहता है कि वो दोनों बस दोस्त है और बस थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते हैं और कुछ भी नहीं। और इसी तरह सफर चलता रहता है और रात भी हो जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हम हेनरिटी को देखते हैं जो लेजर से कह रही होती है कि अगर वो ब्रेक लेना चाहती है तो ले सकती है, पर इस चीज के लिए लेजर मना कर देती है क्योंकि वो अपनी नजरों को हेनरिटी से दूर नहीं कर सकती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हेनरिटी कहीं भाग ना जाए। और तभी हेनरिटी पूछती है लेजर से कि आखिर उस बंदे का क्या हुआ जिसने एल्विन फॉरेस्ट के ऊपर अटैक किया था, जिस पर लेजर बताती है कि उस बंदे को माफी मिल गई। वैसे उनका जो प्लान था किंग के कातिल को ढूंढना वैसे भी उन्हें मिल चुका है, इसलिए उसे भी माफी मिल गई। वैसे तो हेनरिटी के साथ अन्याय हुआ है पर लेकिन वो इस चीज से खुश है कि एलन को कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल कैपिटल के सबसे पास वाले टाउन को देखते हैं जहाँ पर गार्ड्स ने वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। यहाँ पर एलन और उसके साथी भी आ जाते हैं। यहाँ पर एलन समझ जाता है कि गार्ड्स ने इन लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये बंदा इन लोगों से माफी मांग रहा होता है क्योंकि इसी ने इन लोगों को यहाँ पर रुकने के लिए कहा था और मैं इसका नाम वापस भूल गया। इस बात पर एलन कहता है कि वैसे भी तुम अपने ऊपर सारा ब्लेम मत लो क्योंकि हमें सप्लाई के लिए कहीं ना कहीं तो रुकना था ना। और ये बंदा कहता है कि पहले नोवेल और माइलिन को दूर हटना होगा क्योंकि यहाँ पर एल्फ और साथ ही अमेजोनियन बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन ग्रैब करेंगे, इसलिए हमें इन्हें होटल में ले जाना होगा। तो ये चारों होटल से निकल जाते हैं और यहाँ पर एलन और बस एलिस ही बचते हैं। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है इसलिए ये लोग एडवेंचर गेट के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को होटल भी मिल जाता है। यहाँ पर जो माइलिन होती है वो इस बंदे से कहती है कि अगर ब्लैक वुल्फ के लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया तो कार्टिस कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे साथ ये बंदा है तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर माइलिन को थोड़ा शक तो होता है कि आखिर ये बंदा है कौन और वो उससे उसका हेलमेट उतारने के लिए कहती है, पर लेकिन वो बंदा भी मना कर देता है अपना हेलमेट उतारने से, जिस बात पर नोवेल कहती है कि क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो। और यहाँ पर नोवेल को भी ऐसा लगता है कि अगर इतना भारी हेलमेट कोई ज्यादा लंबे समय तक पहने रखेगा तो वो थक जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलन को देखते हैं। एलन को गिल्ड के अंदर से पता चलता है कि जो ब्लैक बुल्स है वो 6 लोगों को ढूंढ रही है, मतलब कि उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए वो लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर ब्लैक बुल्स का एक मेंबर भी आ जाता है और ये लोग उसे बता देते हैं कि यहाँ पर उन 6 में से 2 लोग थे जो बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहे थे, इसलिए जो ये बंदा होता है उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने लगता है। पर लेकिन तब तक एलिस और एलन वहाँ से निकल चुके थे। और जैसे ये लोग होटल के पास पहुंचते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका हो चुका है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऑसबॉर्न होता है जिसने नोवेल और माइलिन को पकड़ लिया है। और यहाँ पर बेचारा कर्टिस भी फंसा हुआ है। और यहाँ पर ऑसबॉर्न बताता है कि उन लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी और साथ ही इसे पीटा भी था, तो ये बंदा यहाँ पर बस बदला लेने के लिए आया है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो एलन होता है वो बहुत ही ज्यादा शांत होता है, जिससे देखकर ऑसबॉर्न कहता है लगता है दोनों लड़कियां तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, तो मुझे लगता है इन्हें मार देना चाहिए। इस बात पर एलन कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो बताओ पहले ये दोनों हॉस्टेजेस मरेंगे या फिर तुम्हारा सर कटेगा। और ये बात सुन के जो ऑसबॉर्न होता है उसे बहुत सारा गुस्सा आने लगता है, पर लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही एलन उसका हाथ काट देता है। और यहाँ पर ऑसबॉर्न बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कैसे हुआ। और यहाँ पर एलन कहता है कि मरने से पहले जो जो तुम जानते हो वो सब मुझे बता दो। पर लेकिन ये बंदा एलन को कुछ भी नहीं बताता है और वो उससे कहता है कि अभी उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ ही लिंक्ड कर दिया है, जिससे अगर वो चुटकी बजाता है तो सभी लोग एक साथ फट जाएंगे और एलन कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बंदा बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और तभी एलन को अपने पास्ट की एक बात याद आती है कि एक गाँव के ऊपर जब बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया था और बस एक बच्चा ही बचा था उस गाँव के अंदर, पर लेकिन वो बंदा भी एलन को पत्थर मारते हुए बस उसे ही मॉन्स्टर कह रहा होता है। और एलन को समझ आ चुका था कि भलाई करने का कोई भी फायदा नहीं होता और अब तो एलन कोई हीरो भी नहीं है जिसके सर पे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी हो। पर लेकिन एलन बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है और वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मरते हुए तो नहीं देख सकता है ना। और तभी जो ऑसबॉर्न होता है वो चुटकी बजा देता है, पर जो एलन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इतना ज्यादा तेजी से मूव करता है कि वो पहले कनेक्शन पूरा होने से पहले ही उन सभी के कनेक्शन को कट कर देता है। और यहाँ पर ऑसबॉर्न ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके चुटकी बजाने के बावजूद यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं। यहाँ पर एलन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। और वो उसे मारे उससे पहले तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो ब्लैक वुल्फ की मेंबर होती है। वो एक ब्लैक वुल्फ की मेंबर है और अपने सामने किसी दूसरे मेंबर को मरते हुए वो नहीं देख सकती है, जिस पर एलन बोलता है पर लेकिन तुमने नहीं देखा इस बंदे ने यहाँ पर क्या क्या किया है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और कई लोगों की जान जा सकती थी और मैं
तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऑसबॉर्न को सजा दिलाकर रहूंगी। जिस पर एलन कहता है चाहे इस बंदे को कोई और पनिशमेंट दे या फिर मैं पनिशमेंट दूं, बात तो बराबर है ना, तो क्यों ही ना मैं इसे पनिशमेंट दे दूं। और वैसे भी ये सब देखने के बाद ब्लैक वुल्फ के ऊपर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है और ये चीज तो ये लड़की भी बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है। इसलिए ये एलन से कहती है कि उसका नाम सेफिलिया है और वो ब्लैक वुल्फ की सेकंड इन कमांड है और वो अपनी जबान देती है कि वो कैसे भी करके ऑसबॉर्न को सजा दिलाकर रहेगी, तो प्लीज उस पर भरोसा रखे। और सिचुएशन ज्यादा ना बिगड़े इसलिए जो एलन होता है वो ऑसबॉर्न को उसके हवाले करके वहाँ से आ जाता है होटल में। और यहाँ पर एलिस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके नोवेल और माइलन को हील कर दिया होता है, पर लेकिन जो एलन होता है उसे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है कि इस इंसिडेंट के बाद ब्लैक वुल्फ ने इन सभी को नजरअंदाज कर दिया है। और यहाँ पर एलन सोच रहा होता है कि राजा तो बहुत पहले ही मर चुका है, तो ये ब्लैक वुल्फ आखिर किसकी ऑर्डर मानते हैं। इस बात पर एलिस कहती है कि शायद वो हो सकते हैं जो राजा के मरने के बावजूद उसकी पावर को बरकरार रखना चाहते हो, पर ये बंदा हो कौन सकता है। और सीन चेंज होता है और हम इसको देखते हैं, मतलब इस लड़की को देखते हैं जो लिजर्ड से बातें कर रही होती है और जो भी सब वो ऐसे बता रही होती है और ये परमिशन मांग रही होती है ताकि वो ऑसबॉर्न को सजा दे सके। जिस पर लिजर्ड कहती है कि उसे तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लीडर सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी एक ब्लैक सा ऑरा ऑसबॉर्न को घेर लेता है और उसका काम तमाम कर देता है और सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर लिजर्ड को देखते हैं जो हेनरिटी को उसका एक पर्सनल कमरा देती है क्योंकि वो एक नोवेल है इसलिए वो उसे जेल में नहीं डाल सकती है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। और लिजर्ड ये भी कहती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उससे मांग सकती है। यहाँ पर हेनरिटी कहती है कि उसे बस कुछ बुक्स चाहिए और सीन चेंज होता है और हम एलन को देखते हैं जो इंपीरियल कैपिटल पहुंचने वाला है, बस उसे दरवाजे को पार करना है, पर लेकिन इसे पार करने के लिए उसके पास परमिट होना चाहिए। कर्टिस तो यहाँ से जा सकता है क्योंकि वो एक नोवेल है। इस बात पर नोएल कहती है कि हमें तो बस परमिट ही चाहिए ना अंदर जाने के लिए। इस बात पर कर्टिस कहता है कि हमारे साथ एक एल्फ है, एक अमेजोनियन है और एक फॉर्मल प्रिंसेस है और साथ ही एक नेमलेस वॉरियर है, हमें तो देखकर ही कोई परमिट नहीं देगा बल्कि हमें पकड़ और लेंगे। इस बात पर एलिस कहती है कि हमें गड्ढा खोदकर दीवार के उस पार चले जाना चाहिए, पर लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर दीवार के उस पार गार्ड्स होंगे तो वो उन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। पर लेकिन इस बात को सुनकर इस बंदे को एक आइडिया आता है कि जो जमीन के अंदर बहुत सारे टनल्स हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन टनल को इस्तेमाल किए एक जमाना हो चुका है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर पहरा ना हो, पर लेकिन अभी भी रिस्क है, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग वहीं से जाने लगते हैं और ये चारों लोग टनल के अंदर से जा रहे होते हैं और जो वो बंदा होता है वो ऑफिशियल तरीके से गेट के अंदर चला जाता है। ये लोग टनल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके सामने गार्ड्स आ जाते हैं, पर मार्लिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन तीनों को गायब कर देती है और एक साथ तीन लोगों को गायब करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है। पर लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब यहाँ पर लिजर्ड आ जाती है और वो इन्हीं लोगों का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर लिजर्ड कहती है कि उन्हें इन तीनों लड़कियों से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से जा सकती है बस एलन को छोड़कर। और यहाँ पर एलन भी कहता है कि ठीक है तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर वो तीनों इसके साथ रहेगी तो एलन को इन्हें भी बचाना पड़ेगा। तो ये तीनों लड़कियां बात मान के यहाँ से जा रही होती हैं और जो लिजर्ड है उसे एलन से 1v1 डुएल फाइट करनी है और फिर इनके बीच में 1v1 बैटल शुरू हो जाती है और जो लिजर्ड होती है वो शुरुआत से बहुत सारे अटैक करने लगती है एलन के ऊपर। एलन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे चांस थे तुम्हें मारने के लिए, और ये बात सुन के जो लिजर्ड होती है वो ट्रिगर हो जाती है और एलन के ऊपर खतरनाक अटैक करने लगती है। पर उसे हेनरिटी की बात याद आ जाती है कि अगर एलन को कुछ भी हुआ तो वो उसे जान से मार देगी, इसलिए वो पीछे हट जाती है और इसके चक्कर में उसे एलन का एक वार खाना पड़ता है। और दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां कर्टिस के सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर वापस फाइट पे आते हैं जहाँ पर इनकी फाइट कंटिन्यू हो उससे पहले ये पूरी गुफा गिरने लगती है और ये सब लोग दूर से ये चीज देख रहे होते हैं और इन्हें एलन की टेंशन हो रही होती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो उस जगह से बचकर वापस आ चुका होता है। एलन को सही सलामत देखकर ये बंदा एलन को बहुत ज्यादा घूर रहा होता है और ये चीज एलन नोटिस कर देता है, जिस पर ये बंदा कहता है कि वो बस खुश है कि एलन सही सलामत वापस आ गया। एलन कहता है कि हम लोग इंपीरियल कैपिटल पहुंच तो चुके हैं, पर लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है तुम्हारी बहन को छुड़वाने का? जिस पर ये बंदा बोलता है कि अभी उसके पास कोई प्लान तो नहीं है, पर लेकिन वो रात में कुछ ना कुछ तो सोच लेगा और अभी सब लोग थक चुके हैं इसलिए सब लोग आराम करने जा रहे हैं। और तभी एलन को इस चीज नोटिस करता है और वो बाहर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल कर हेनरिटी के पास पहुंच जाता है। अभी इन लोगों का सिंपल प्लान यही होता है कि हेनरिटी को ऐसे ही बचाना है, पर लेकिन हेनरिटी कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा भी नहीं है और साथ ही वो लिंगवेल फैमिली की ऑफिशियल हेड भी है, इसलिए जो हायर अप्स है वो अभी सोच रहे होंगे कि वो कैसे हेनरिटी को फंसाए। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि हेनरिटी से उसका नोवेल टाइटल छीन लिया जाए। और तब जो हेनरिटी होती है वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर एलन से
कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, उसे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलन कहता है चलो ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर वो वापस घर पे आ जाता है और उन दोनों के बीच में हुई बात वो किसी को भी नहीं बताता है। और तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है सभी से कि जो हेनरिटी है उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने किंग के कातिलों को बचाने में मदद की है, और अगर इस समय पे हम उसे बचा लेते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि हेनरिटी इसमें शामिल है। मतलब ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए वरना हेनरिटी और भी ज्यादा फंस जाएगी। लड़कियों को तो ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है, पर लेकिन जो एलन होता है वो इस चीज के लिए मान जाता है। और तभी हमें हेनरिटी को दिखाया जाता है जिसे अब नीचे प्रिजन में कैद कर दिया गया है, और तभी उसके सामने आता है ये बंदा। मतलब कि ये सारा प्लान इसी कमीने का था, और हेनरिटी समझ जाती है कि ये सारा इसी का प्लान था, पर लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि इतना ज्यादा आलसी बंदा ये सब कैसे कर सकता है, तो तुम्हारे पीछे कौन है। इस बात पर ये बंदा कहता है कि मुझे ब्लैक बुल्स को कमांड करना था, पर लेकिन मेरे पास रूलर अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पावर का इस्तेमाल करके इन सबको धमकाया और ये मेरी बस बात सुनने लगे। इस बात पर हेनरिटी कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर लेकिन तुमने मुझे राजा के कत्ल के इंतजाम में क्यों गिरफ्तार करवाया और इतना सारा झमेला क्यों किया। इस बात पर यह बंदा कहता है कि उसका बचपन से ही सपना था कि वो राजा बने, पर लेकिन उसकी मॉम एक कॉमनर थी, इसलिए उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो राजा बन सके, और उसे एक नोबल का टाइटल भी चाहिए। इसलिए वो सोचता है कि अगर हेनरिटी उससे शादी कर लेती है तो यहाँ पर इस बंदे के पास भी एक नोबल का टाइटल आ जाएगा, और साथ ही उसके बाद ये बंदा और साथ ही हेनरिटी पूरे किंगडम पे राज करेंगे। इस बात पर हेनरिटी कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर ये बंदा हेनरिटी को अप्रोच कर रहा होता है सब करने के लिए, पर हेनरिटी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसलिए ये बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ सोचने के लिए, और फिर मैं वापस आऊंगा। और जब यहाँ से कर्टिस जा रहा होता है तभी उसके सामने लिजर्ड आ जाती है, जो उससे माफी मांग रही होती है कि वो एलन को नहीं मार पाए। जिस पर कर्टिस कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब वो लोग कैपिटल से दूर जा चुके होंगे। और हम वहीं पर आते हैं, ये लोग सच में यहाँ से जा रहे होते हैं। इन लड़कियों को ऐसा लग रहा होता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही है, क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी करते तो शायद हेनरिटी और भी ज्यादा फंस जाती। एलन कहता है कि हेनरिटी इतना सब तो संभाल ही सकती है, और फिर वो कैरेज को रुकवा देता है ताकि वो सब लोग ब्रेक ले सके। और तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लिजर्ड होती है वो हेनरिटी के लिए बुक्स लाई होती है, और यहाँ पर हेनरिटी से माफी मांग रही होती है कि उसकी वजह से उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। हेनरिटी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वो बुक वहीं पर छोड़ के तुम यहाँ से जा सकती हो। और जो वो बुक होती है वो हीरो के ऊपर होती है, और हेनरिटी को ऐसी बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हमें उसके पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर, और हमें पता चलता है कि जब वो एंजल थी तब भी उसे लोगों से इतना ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, बस उसे पसंद था बस बुक्स पढ़ना, वो भी हीरोज की, क्योंकि हीरोज बहुत ज्यादा साफ दिल के होते हैं और वो बिना किसी फायदे के लोगों की मदद करते हैं। पर लेकिन हमेशा लास्ट में हीरो मारा जाता है, और हेनरिटी को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी। और तभी उसकी नजर एलन पे आती है जो एक हीरो था, और जो हेनरिटी थी वो एलन को हमेशा गाइड करती थी, पर लेकिन लास्ट में एलन भी मारा जाता है। और हेनरिटी अब नहीं चाहती है कि इस लाइफ के अंदर एलन के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है और ये वापस से हेनरिटी को अप्रोच कर रहा होता है, जिस पर हेनरिटी कहती है कि अगर उससे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र होती तो वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और वो ये भी कहती है कि वो मरना पसंद करेगी, पर लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। और ये बात सुन के इस बंदे को इतना गुस्सा आता है कि वो हेनरिटी को पंच कर देता है, और उसे पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी उसके पास ये ब्लैक फॉग इकट्ठी होने लगती है और उससे कुछ गलत आइडिया दे रही होती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलन पे आते हैं। ये सब लोग अपनी आगे के जर्नी के लिए खाना रिस्टोर कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर जो एलिस होती है वो कहती है एलन से कि हमें हेनरिटी को कैसे भी करके बचाना ही होगा। जिस पर एलन कहता है कि हेनरिटी नहीं चाहती है कि हम उसे बचा। जिस पर एलिस कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये मेरी सेल्फनेस लगे, पर लेकिन मैं चाहती हूँ कि हेनरिटी को कैसे भी बचा लो। और ये बात ये नाइट भी सुन लेता है या फिर सुन लेती है, और ये कहता है कि तुम्हें इस लड़के की बात को सुन लेना चाहिए। और सीन चेंज होता है और हम इसी बंदे पे आते हैं जो यहाँ पर वापस से आ चुका है, और इस बार ये बंदा यहाँ पर हेनरिटी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। हेनरिटी कहती है इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी, और तभी ये बंदा अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, मतलब कि डीमंस की पावर का। और ये बंदा कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। पर लेकिन इससे पहले यहाँ पर आ जाता है एलन, और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जो उससे कैपिटल के अंदर मिली थी। अब यहाँ पर सेलिया को देखकर कर्टिस को ऐसा लग रहा होता है कि सेलिया ने उसे धोखा दिया है, जिस पर सेलिया कहती है कि वो विक्टर एम्पायर को सर्व करती है, ना कि कर्टिस को। यहाँ पर एलन को सब कुछ समझ में आ चुका था, और
और उसे अब ये सब कुछ खत्म करना है। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो डीमन होता है वो कर्टिस को सजेशन दे रहा होता है कि अगर उसे हेनरी को अपना बनाना है तो उसे पहले किंग बनना होगा। पर लेकिन क्या हो, पूरी सिचुएशन उल्टी हो जाए और पता नहीं ऐसी बात सुनकर जो कर्टिस होता है उसे क्या हो जाता है, वो अपना चाकू उठाकर उस डीमन को ही मारने लगता है। पर लेकिन ये सब उस डीमन का प्लान होता है ताकि जो एक कर्टिस है वो उसके काबू में आ जाए। और यहाँ पर जो कर्टिस होता है वो अपनी ताकत का फ्लेक्स कर रहा होता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद, और दिखा रहा होता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी कर्टिस एलन और इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन ये दोनों उसे डिफेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हेनरी है उसे ये सब बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है। और तभी कर्टिस का एक अटैक सेफेलिया के ऊपर लैंड कर जाता है और जो हेनरी होती है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि जो कर्टिस है उसे आखिर किंग बनना क्यों है। पर एलन को समझ में आ जाता है कि कर्टिस को किंग नहीं बनना है बल्कि उसे हेनरी चाहिए। और वो भी इस समय कर्टिस से फाइट कर रहा होता है और तभी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कर्टिस को एक ही अटैक के अंदर हरा देता है। और यहाँ पर ये बंदे को अब जाकर समझ में आता है कि इससे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो चुकी है, मतलब कि इसने कितने सारे लोगों को मारा राजा बनने के लिए और हेनरी को पाने के लिए। पर लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कर्टिस एलन को क्यों मरवाना चाहता था, जिस पर इसे ऐसा लगता है कि जब तक एलन है, मतलब कि जो हेनरी है वो एलन को पसंद करती है, इसलिए जब तक एलन है तब तक वो उसकी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर कर्टिस हेनरी से माफी मांग रहा होता है इन सब के लिए, जिस पर हेनरी बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी बोल लो पर लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स अब वापस नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं ये बात सुनकर इस बंदे को वापस से गुस्सा आने लगता है और ये अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और वो इस बार हेनरी को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और इस बार इस बंदे की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है और तभी वहां पर लिजर्ड भी आ जाती है इस बंदे को रोकने के लिए, जिस पर ये बंदा कहता है कि अगर तुम इनके साथ हो तो इसका मतलब कि तुम मेरे खिलाफ हो। पर लेकिन लिजर्ड को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कर्टिस अब हारने वाला है तो लगे हाथ वो भी अपना हाथ साफ कर ही ले। जिस पर कर्टिस बोलता है ठीक है जैसे भी मुझसे लड़ना है बस आ जाओ। पर लेकिन इन सब के बीच में उसने ध्यान नहीं दिया कि जो हेनरी है अब वो उसके आसपास नहीं है, इसलिए अब जो एलन है वो अपनी ताकत को फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद जो एलन होता है वो अपनी अल्टीमेट नाम की कोई स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर इस बंदे को खत्म कर देता है। और मारने के बाद तभी हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्टिस कह रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, तुम तो पूरी दुनिया के किंग बन सकते हो। एलन कहता है कि मैं किंग तो बन जाऊंगा पर लेकिन उस चीज को तोड़ने के लिए जरूर कोई ना कोई तो आगे आएगा ना, इसलिए मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर एलन वापस आ जाता है और यहाँ पर जो हेनरी होती है वैसे तो उसे एलन को शुक्रिया बोलना चाहिए पर वो उसे बोल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसने कभी किसी को शुक्रिया बोला ही नहीं है। और तभी एलिस कहती है कि वो जानती है वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर रही है पर लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्द से जल्द। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ऐसी स्टोरी बनाई जाती है कि यहाँ पर हेनरी अब मार दी जा चुकी है और उसकी फैमिली का सफाया हो चुका है इस किंगडम के अंदर से। पर हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बल्कि न्यू जर्नी शुरू हो चुकी है इन लोगों की। और यहाँ पर जो हेनरी होती है वो हमारे एलन के साथ जा रही होती है। तो हे गाइस ये वीडियो पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बता देना और अगर तुम्हें किसी और एनिमे पे कोई एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो तुम मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। और वैसे तो मुझे कोई मानवा एक्सप्लेन करनी है पर मुझे कोई अच्छी मानवा नहीं मिल रही है तो तुम मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।